तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लाइक बिहार के लोग ज़्यादा यूपीएससी करना चाहते हैं या क्यों कर पाते हैं? कुछ एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है? और फिर जैसे ही गेट खुलता है और वो बंदा निकल के जाता है, आपके पहले वाला बंदा गेट से निकल के बाहर गया और ठीक बुलाते हैं है। कि आपका टर्न है। और उस हार्ट बीट तो और टाइम ऊपर आपका बढ़ पैर जाती जम जाते हैं, आपको उठने का मन नहीं करता है, लगता है कि उठ नहीं पाऊंगा मैं। तो यूपीएससी की जो बिल्डिंग है ना, वो जो यूपीएससी भवन लिखा हुआ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके सामने फोटो खिंचाने के बाद तुम्हारा तो फोटोग्राफी वो हॉबी है ना। मतलब मुझे एक अलग ही फीलिंग आती कि है। आप जो सोशल लाइफ मिस करते हो ना प्रिपरेशन के समय, वो आप जॉब में पाते नहीं, सोशल लाइफ से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है। तूने कोई रिलेशनशिप वगैरह बनाई थी क्या, जब मतलब ऐसे था प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम? हो। नहीं स्ट्रिक्टली नो। इससे बाहर कमेंट्स। मैं यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो साइड से आते हैं, दरवाजा खुलता है, अंदर एंटर करते तुम्हें हैं। तो वो देख लिए होंगे, मेडिटेशन करते हुए देख लिए होंगे। मेडिटेशन करते हुए देख लिया। शुरू ऐसा होता है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, आप 2 घंटे भी ठीक से बैठ नहीं पाते हो। बहुत मुश्किल होता है, जैसा आपने बताया कि 2 4 घंटे सही बैठो बात तो है, बैक सही दर्द बात करने लगती है, मन करता है अभी उठ के जाए, थोड़ा सा इंस्टा चेक कर ले, ये कर ले, वो हाँ। कर ले, ये तो होने लगता है। ना मुझे मतलब पर्सनली वैसा फील होता था कि तुम अपने 6 महीने की तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखो, ना कि हाँ। 6 घंटे की तैयारी Right, पे, right. जो पहले दिन तुम कर रहे हो। एंड मैं बिना घड़ी के ना कभी ना टेस्ट सीरीज लगाता हूँ, एग्जाम ऑफलाइन भी लगाता हूँ तो मैं घड़ी बगल में रखता हूँ, मेरी वही हैबिट है। और वहाँ पे उसने खुलवा दिया, मैं पूछा कि अंदर तो घड़ी होगा, तो बोल रहा है तो अंदर, वो बोला हाँ अंदर मिलेगा, लेकिन जब मैं रूम में पहुँचा, रूम में घड़ी भी नहीं था। और यार ये जो स्टॉक्स का जब कॉल आया, मुझे लगा जो स्टॉक तो सिविल सर्विसेज वालों को बुलाते हैं, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को कब से बुलाने लग गए? हाँ यार, मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ, बट आई थिंक इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। हाँ आईएएस के जनरली, अलावा बाकी सर्विसेज को भी कवर करना चाहिए। हाँ जनरली लोग यूपीएससी मतलब आईएएस ही जानते हैं, हाँ लेकिन आईएएस के अलावा दुनिया में और भी सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में पता चले लोगों को। Right. आई थिंक इट्स आल्सो ए गुड ये बात भी इनिशिएटिव। सही है, और यूपीएससी का यूजुअली माना जाता है कि सिविल सर्विस या आईएएस है। लोगों Right. को ये भी नहीं पता होता कि सिविल सर्विस में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, और यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, हाँ। जो कि सेम लेवल ऑफ सर्विसेज ग्रुप ए सर्विसेज के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बिकॉज हर कोई सिर्फ सिविल सर्विस के लिए नहीं टारगेट कर रहा होता। चलो इसी बहाने हमें आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज की जर्नी शेयर करने का मौका मिलेगा। तो ये जो स्टॉक का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जो बेहतर एक प्लेटफॉर्म दे रहा है एस्पिरेंट्स के लिए, और हम अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। आई थिंक काफी लोग इससे कुछ ले भी सकते हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, हाँ। क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती है सही और क्या बात। नहीं आती और है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, हम लोग सबसे पहले मतलब लाइक अभी तक ईएससी के बारे में कोई पॉडकास्ट हुआ ही नहीं है जो स्टॉक के द्वारा। ओके। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में हम लोग सबसे पहले लोग हैं जो इस पहला पॉडकास्ट में पॉडकास्ट आए है। हैं। काफी अच्छी बात है। हाँ तो अब एएससी की तरफ बात चली ही है, हाँ तो एक बार पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं तुम तीनों को जानता तो हूँ, हाँ। बट बहुत सारी चीजें हैं कि जो शायद अभी तक पूछी भी नहीं होंगी और जानने भी और लोगों को भी पता लगेगा। तो मेरे मन में जैसे डाउट रहता है, मैं खुद के लिए सोचता हूँ हाँ कि इंजीनियरिंग सर्विस जब हम बात करते हैं, तो कब हमारे मन में ख्याल आया कि हाँ हमें इंजीनियरिंग सर्विस के लिए जाना है, या एक इंजीनियरिंग करनी है, हमें इंजीनियर बनना है। इंजीनियर तो मतलब बनने का ख्वाब तो हम जब 12th में थे तब वो इंजीनियरिंग आईआईटी का एग्ज़ाम दे के इंजीनियरिंग की तरफ रुझान आ गया था और चले गए। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रति जब हम कॉलेज लास्ट ईयर में थे तो आया। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों का भी ऐसा ही होगा कि मेरा तो कॉलेज में इसमें- कुछ ध्यान आया होगा। इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि मतलब कि आ गया तो कुछ एक टिपिंग पॉइंट होता है, या फिर कुछ एक होता है ना कि यार मतलब किसी उसी की तरफ में क्यों आया, उसके अलावा कुछ क्यों नहीं। हाँ बस- मतलब कह सकते हैं कि हम एक्चुअली इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई किए तो हमें लगा कि अपने को उसी फील्ड में जाना चाहिए जिसमें हमने पढ़ाई किया। तो टेक्निकल इंजीनियरिंग के फील्ड में एक इंजीनियरिंग सर्विसेज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब। और हमारे कुछ सीनियर थे कॉलेज के जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुके थे, तो उससे भी एक मोटिवेशन मिला, पता चला इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में। तो इस वजह से मतलब मेरा तो रुझान था इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ ही आने का। और और शुभम भाई शुभम तुम्हारा तेरा क्या कैसा सीन था? रहा? मेरा तो यार एकदम अलग था, मतलब अच्छा। जैसे कि अच्छा हमारे साइड तो पहले पता नहीं था कि आईआईटी क्या होता है, तो पहले जस्ट गोइंग विद द फ्लो वेंट टू द इंजीनियरिंग, कि सिविल इंजीनियरिंग करने आ गए आईआईटी दिल्ली से। फिर उसके बाद में जैसे मेरा थोड़ा रुझान प्राइवेट साइड था, तो मुझे कैट की एग्ज़ाम दी थी मैंने, मुझे मैनेजर साइड जाना था। अरे तो फिर बाद में जैसे जैसे 4 इयर्स जब कंप्लीट हुए, फिर प्राइवेट जॉब करने आ रहा था,
तो वहाँ पे जाके थोड़ा मतलब मेरे को सेल्फ रेवलेशन हुआ कि नहीं यार मुझे पब्लिक सर्विस करनी है। तो अच्छा, पब्लिक good. सर्विस में फिर मैंने देखा कि मतलब सिविल खुद अंदर से इंजीनियरिंग, तेरे को रियलाइज हुआ कि तुझे पब्लिक सर्विस में जाना है। हाँ, तो अच्छा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है अभी हाँ। वो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, और उसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट जॉब है सीपीओडी। तो ये मैंने अपने यहाँ से तुमने उठा एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि एक जो चॉइस होती है ना कि प्राइवेट में जॉब करनी है या गवर्नमेंट में जॉब करनी है। लिया। ठीक है, आई तुम भी आई दिल्ली से हो, मैं भी आई दिल्ली से हाँ हूँ, सो हमारे लिए बड़ा वैसा रहता है कि चॉइसेस रहती हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, हाँ हाँ बट उसको छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में जाना। भाई विनीत, मैं बोलूँ ना, ये प्राइड वाली चीज़ जब आपके दिमाग में आ गई ना कि हम्म। जो आप कंट्री के लिए कर रहे हो, जो सर्व टू द नेशन वाली जो फीलिंग है ना, वो एक बार आ गई ना तो आप फिर पैसा नहीं देखते हो। वही जितनी भी अच्छी हम्म। मतलब पैकेज वाली आपकी जॉब लगेगी, आप उसको क्विट करके इधर आना चाहोगे। वही ये बड़ी बात है। सर्विंग टू द कंट्री मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट सर्विस में आके अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम गवर्नमेंट के लिए, पीपल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लोग भी कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉर द कंट्री काम करने के और लिए। ज्यादा डायरेक्ट वे में हम हाँ, कर सकते हैं। direct. तो right, राधे, right. एक चीज़ बता, तूने इंजीनियरिंग सर्विसेज से क्यों चुना? मतलब सिविल सर्विस भी तो चुन सकता था, आईएएस भी तो कर सकता था। बात तो तुम्हारी सही है, पर मुझे लगा कि मैंने जो 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है टेक्निकल डोमेन में, हाँ, तो उसको मैं नहीं चाहता था कि वो मेरा वेस्ट हो। ओके। तो मैं अपनी इंजीनियरिंग जो मेरा कोर डोमेन था उसको मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखते हुए अपना मोर आउटपुट देना चाहता था, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज ही चुना। मेरा थोड़ा सा इसका अपोजिट है एक्चुअली। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, अभी उतना डेवलप हो नहीं चुका है। हाँ, तो लाइक मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये सब तो बात की बात है, बट इंडिया को पहले डेवलप होने की ज़रूरत है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूरत बिल्डअप। है। लाइक रोड्स देखो आप जाके गांव वगैरह में, अभी तक मतलब प्रधानमंत्री योजना के द्वारा रोड तो पहुंच गया, लेकिन गांव के अंदर रोड कैसी है वो देखो। ठीक है, और भी बहुत सारे जगह मतलब जैसे टायर 2 सिटीज़ होती है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, कितने ट्रैफिक जैम लगते हैं, रोड्स कितनी बेकार है वहाँ की। तो आई थिंक इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की ज़रूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की अपग्रेड जरूरत के लिए है। इंजीनियर की ज़रूरत है, एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज इज द बेस्ट थिंग टू डू इट। प्लेटफॉर्म और सर्विस। हाँ, तो वही चीज़ है। आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा ना इंडिया को इंजीनियर्स की ज़रूरत है। इसमें है ना, मतलब मैंने बहुत जगह आप देखोगे ना, कभी भी मेंशन होगा, कुछ भी होगा हाँ। कि लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग के बाद में सब कुछ करते हैं, हाँ, कि सब जगह पे इंजीनियर्स हैं। अरे तुम लोग आईएएस में देखो, आईएएस IPS बनते हैं, देखो, नोवेलिस्ट बन economics, जाते हैं, yes, सब जगह म्यूजिशियन देखो। बन जाते हैं, सब करते लेकिन हैं। इसमें मेरा एक पॉइंट ऐड करने का होता है कि वो सब कुछ तो करते हैं, हाँ। लेकिन बहुत बार इंजीनियरिंग ही नहीं करते। तो नहीं, कुछ मैंने सब भी ऐसे ही चीज़ों में- सोचा था कि हाँ, मेरे तो- एक डाउट आया था मेरे को, जैसे मेरे जब 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं ऐसा लगता है कि यार मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया आगे क्या करना है। तो मैंने सोचा कि यार सारी क्रीम तो बाहर जाने की सोच रही है, कुछ क्रीम नेशन में भी रहनी चाहिए ना, जो मतलब नेशन के लिए काम कर नेशन के सके। लिए काम करे। अगर वो क्रीम अगर नेशन के लिए काम करेगी तो अपना नेशन भी आगे बढ़ेगा। करेक्ट है। तो वो मेरे को एक अच्छा मोटिवेशन फैक्टर मिला जिससे कि मैंने डिसाइड किया मैं पब्लिक सर्विस करनी है। चलिए, ये तो हो गया कि मतलब फाइनली अब कैसे हमने सिलेक्ट किया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज करनी तुम्हारा है। क्या था एग्जैक्ट टिपिंग पॉइंट कि टिपिंग पॉइंट मेरा उस ऐसा पॉइंट पर मुझे कि इंजीनियरिंग सर्विस में ही जाना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है और- और देश अच्छा। सेवा करनी है। और तुम्हारे देखो- केस में तो ऐसा है कि तुमने 2 बार इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर करके 2 सर्विस में आ चुके हो, तो ऐसा क्या था मतलब? देखो, मेरा ना बहुत ही सिंपल था शुरू से कि मैं साइंस में पढ़ने में अच्छा था, और मैं हमेशा इंटरेस्ट ड्रिवन हूँ एज कम्पेयर कि क्या सब लोगों के लिए अच्छा है, मैं वो नहीं देखता हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा है मैं वो देखता हूँ। तो साइंस ड्रिवन था मेरा, फिजिक्स शुरू से अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, तो मैं इसलिए इंजीनियर बना। अब इंजीनियर बनने के बाद जो मैंने बताया कि इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की ज़रूरत है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने सोच, और देश की सेवा भी करनी थी, वो वाली पॉइंट भी थी। बात तो तो सही है। इंजीनियरिंग सर्विसेज इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू दैट। उसमें Okay. बात ऐसी है कि इस पॉइंट में ठीक क्या है। चाहूंगा कि मैं बोलूँ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की भी जरूरत है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। Equally मतलब important. कहते हैं कि आपको मैनेजर्स भी चाहिए, लेकिन अगर काम करने वाला कोई नहीं होगा तो मैनेजर्स क्या करेंगे? एग्जैक्टली, ये ठीक point है, था तो मेरा। आपको एक इक्वल बैलेंस ये चाहिए जो- सब चीजों में। देख हाँ। जो हमारी जॉब है ना, इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल, जैसे टेक्नो मैनेजरियल जॉब। हाँ। तो हमको अपनी टेक्निकल एबिलिटीज भी यूज करनी है, एट द बिल्कुल। सेम टाइम उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, हाँ, जो हम प्रोजेक्ट्स को उनके ऊपर काम करते हैं। हाँ, तो आई थिंक यहाँ पे ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली टेक्निकल वर्क इज रिक्वायर्ड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
हाँ हाँ and it will be a combination of both if you go at any good level, even in the private or in the government sector. नहीं कुछ So- एक्सपीरियंस इसके बारे में क्लियर नहीं है, तो आई थिंक उनके लिए हाँ, अच्छा होगा कि but- वो जाने इस बारे में बिल्कुल कि ये बिल्कुल जस्ट टेक्निकल जॉब नहीं है, But इट्स the अ thing, कॉम्बिनेशन ऑफ but the thing is that कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में यहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग से भी कनेक्टेड रहेंगे। एग्जैक्टली ये बात सही है आप आपकी। यहाँ पे एग्जैक्ट जो इंजीनियरिंग चल रही है, जो आपने 4 साल पढ़ाई की है, हाँ उसके उसको साथ आप utilize connect कर सकते पाएंगे, हैं। यूटिलाइज कर पाएंगे। हम्म। और एंड देन उसके बाद में थोड़ा आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी हो जाता है, यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलेगा और इंटरेस्ट आप दिखा सकते हैं, हाँ, उसके हाँ। अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। यार ये बताओ आप लोग कि जब रिजल्ट आया था इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021, हम सभी तो 2021 से ही है ना, हाँ हाँ तो कैसा रिएक्शन था, मतलब तुम्हारा कैसा था यार अमन रिएक्शन? तुम तो एक बार ऑलरेडी निकाल चुके थे, दूसरी बार आया तो क्या कुछ अंतर था तुम्हारे रिएक्शन में रिजल्ट आने के बाद? देखो ऑलरेडी जो बंदा क्लियर कर लेता है ना, उसका एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दोबारा भी कर ही लेगा। बट हाँ ये नहीं पता था कि मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा, ये बड़ी बात दैट है। इज नाइस। हाँ तो दोबारा जैसे मतलब पिछला पेपर दिया था 2018 में, सेम टाइप से मैंने प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ दिए। ये एक चैलेंज अलग था कि इस टाइम मेरे पास जॉब थी, हाँ वो एक बेनिफिट था आई थिंक। चैलेंज था वो। बेनिफिट कैसे हुआ? बेनिफिट तो इतना था कि चलो पैसे मतलब- आ रहे हैं प्रिपरेशन में, दिक्कत नहीं हाँ, होगी। पर बैकअप तो था ना, आपके पास जॉब थी, अगर हाँ, मान लो backup- नहीं होता तो बट वो बैकअप आपके वर्किंग आवर खा जा रहे हैं ना, पूरा पढ़ने के हाँ, टाइम ही हाँ, खा जा वो रहे पढ़ने हैं। का समय खा जाता है। हाँ तो फिर जो, और ऊपर से नया डिपार्टमेंट था मेरे को जो मिला था स्किल डेवलपमेंट, तो उसमें काम ज़्यादा था। तो कभी कभी लाइक 7 साढ़े 7 भी बजते थे रात में, आके मन नहीं करता था पढ़ने का, सोचता था कि ऑलरेडी जॉब है, मैं क्यों पढ़ाई करूँ। हाँ। बट फिर भी एक अंदर था कि खुद को प्रूफ करना है कि मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ, तो इसलिए मैंने किया एंड क्लियर हो गया। और रिजल्ट आया उस टाइम तो मेरे को इतनी खुशी हुई क्या बताऊँ, मतलब जब ऊपर से मैंने चेक किया और टॉप 5 में मेरा नाम था, तो मतलब देख के ऐसा लगा कि जैसे कि यार पॉसिबल हो गया जो मैंने सोचा था। चलो आप वो वाली काफी बात है। अच्छा था। आपका शुभम कैसा था उस टाइम का रिएक्शन? मैंने आपने उस तो समय- काफी मेहनत किया है, हाँ। जैसा कि मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हम दोनों की जर्नी आई थिंक लास्ट 2 साल में साथ ही रही है तैयारी करते हाँ, वही टाइम। तुम हमने दोनों तो तो साथ सारे में प्रिपरेशन प्रिपरेशन करते करी हाँ, है वही। अपन दोनों। हाँ, तो मेरा केस ऐसा था, उस समय मतलब बीएस में जॉब में था मैं, तो जस्ट डेस्क पे बैठा हुआ था, तो अचानक से आई थिंक कार्तिक का मैसेज आया था मुझे कि जस्ट रिजल्ट आया है, देख ले एक बार कितना नंबर आया था। तो मैंने जस्ट देखा तो देखा मैं 5th रैंक है मेरा। तो आई वाज लाइक यस, You did it. तो जस्ट मैं इतना इतना अच्छे से साउंड किया, पूरा जो डिपार्टमेंट में से गूंज गया, भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बढ़िया यार। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था उस समय। और विनीत आपका? मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था। जब रिजल्ट आया तब मुझे वायरल फीवर हो रखा था। ओह। तो उस टाइम पर इट वाज लाइक कि आई थिंक इवनिंग के टाइम में कुछ रिजल्ट आया था। हाँ, around तो 5 मैं o'clock। लंच करके एकदम बिल्कुल एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल लेकर मैं एकदम हार्ड वाली सोया हुआ हूँ। ठीक है, एकदम फोन साइलेंट पर पड़ा हुआ है, मुझे तंग नहीं करना कोई उस मोड में। और उसके बाद में रिजल्ट आता है तो कॉल आ रखे हैं, मेरी नींद खुलते मैं देखता हूँ कितने कॉल आ क्यों रखे हैं। मतलब क्या हुआ परेशानी क्या? सी थोड़ी सी लगी होगी कि कुछ क्या हुआ क्या है। बहुत हाँ, सारे नो सही नंबर बात से थे, बहुत सारे हाँ। अननोन नंबर से थे। ठीक है, तो उसके बाद में जब कॉल रिसीव किया तो उस टाइम पे वैसे कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है, वो हो गया है, यू हैव टॉप्ड। ठीक है, ओके है। पहले तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में कि अभी जस्ट मैं नींद से उठा हूँ तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में सही time है कि लगता नहीं, सपना तो कहीं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, वही वाला। तो उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि टॉप, तो उसके बाद में मेरा वैसा आया कि यार टॉप मतलब कि टॉप 10 में होगा या वैसे हो होगा सकता उस है। वे में। तो मैंने उससे पूछा कि एग्जैक्टली कि ठीक है कि वो बताओ क्या रैंक क्या आई है। उन्होंने बोला कि रैंक 1 आई है। मैंने कि सीरियसली, क्योंकि आपको होता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ क्लियर हो सकता है, पर रैंक का नहीं but पता होता रैंक है। आप नहीं कभी भी गैस कर सकते कि क्या हाँ। आएगी। हाँ। तो उसके बाद में मैंने बोला कि नहीं, फिर से कंफर्म कर। मुझे रोल नंबर याद था। मैंने अपना रोल नंबर बताया कि मैं कुछ चेक करूंगा, तुम्हारे पास में लिस्ट है सामने, चेक करके मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया। उसके बाद में मैं कहा अच्छा ठीक है, मैंने फिर खुद खोला फोन में, खुद कंफर्म किया। चलो। तो वैसा एक्सपीरियंस था। हाँ। बट हाँ, क्योंकि उस चीज को बहुत ज्यादा खुशी थी, घर पे बताया, सब जगह बताया। बट सिंस वायरल फीवर था तो मैं खिचड़ी खा के सेलिब्रेट कर रहा था। अरे सबने तो बता दिया, तू नहीं बताया अपना, तू बता। यार मेरा भी जैसे विनीत ने बताया, मेरे साथ भी कुछ अमेजिंग हुआ था। हाँ लाइक 28 मार्च को कुछ रिजल्ट आया था, हाँ हाँ तो उससे 2 दिन पहले से ही मतलब हल्ला चल रही थी कि अब रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आने वाला। हाँ तो लेकिन आई नहीं थे फ्राइडे को। हाँ जनरली यूपीएससी फ्राइडे को रिजल्ट देता है, पर मैं क्या था कि उस टाइम पे सिक्किम की ट्रिप पे था, अच्छा और जब रिजल्ट आया तो मैं लाचेन जगह पे था। हाँ हाँ और जैसे ही कुछ दोस्तों के मैसेज आए, कॉल आने चालू हुए, और सबका कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आया था मेरे पास। हाँ तो मैं कहा ये किस बात की, फ़ोन वोन आने लगे। हाँ तो वापस जब PDF वगैरह देखा और मेरा
लिस्ट में नाम देखा और वो भी सेकंड रैंक पे, तो एक मतलब मेरी जो ट्रिप की खुशी थी, एक तो ट्रिप में जाते हैं खुशी के लिए, वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और एक अमेजिंग मतलब कह सकते हैं कि वो ट्रिप बहुत ही यादगार ट्रिप थी कि रिजल्ट की खुशी और उसके साथ साथ ये भी इंजीनियर ट्रिप भी अच्छा हुआ, तो कम्प्लीटली तो हंसी वादियों में आपको खुशी का मैसेज मिल गया। यस यू कैन से। अच्छा चलो ये तो बात हो गई, मतलब मैं एक पॉइंट हो, मतलब अभी बात करते करते जैसे एक मेंशन किया था शुभम ने हाँ। कि तुम दोनों साथ में प्रिपेयर कर रहे थे साथ में। अब मैं जैसे जॉब में था तो मेरे पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं हाँ। किसी के साथ में प्रिपेयर कर सकूं, किसी का एक ग्रुप बना सकूं, हाँ। क्योंकि फिर आपको जब ग्रुप में प्रिपेयर करते हो तो आपको टाइमिंग मैच करनी पड़ती है। सही मतलब बात होती है। या इवन अगर आप बिना जॉब के भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है कि अमन तुमने जैसे कैसे प्रिपरेशन की थी, सिंगल हैंडेडली या हाँ, किसी सिंगल group में? हैंड कोई नहीं था। हाँ। तो इस चीज में प्रिपरेशन के टाइम पे कि जब आपका ग्रुप रहता है या क्या- फिर आप जब खुद से प्रिपरेशन करते हो तो क्या डिफरेंस क्या रहता है, मतलब तुम्हारा तो point of view हम क्या है? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ग्रुप की बात करें ना, तो हाँ। ग्रुप में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो हाँ। तो एक तो आपको आइडिया मिल जाती है कि मतलब कंटेंट कितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मतलब एक लिमिटेड पढ़ना है कि उसी को बार बार पढ़ना होता है। और सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा होता है अगर ग्रुप में पॉजिटिविटी रहती है तो हमारा जो ग्रुप था, हम दो के अलावा 2 और लोग थे, 4 लोगों का ग्रुप था। तो एक दूसरे के लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे और लकीली बाय गॉड ग्रेस कह सकते हो या हमारी एफर्ट कह सकते हो कि हम चारों टॉप 10 में आए। तो ग्रुप में होने से अगर आपकी कोई कमियां हैं, अगर पॉजिटिविटी है ग्रुप में, तो वो कमियां दूसरा इम्प्रूव करता है। तो ये हमारे बीच में था, अगर हमें नहीं आता तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। जैसे और- कि जैसे मैं भी जॉब में था तो मेरे लिए थोड़ा टाइम कम मिलता था, तो जब मेरे को लो फील होता था हम आपस में कॉल भी कर लेते थे कि भाई यार अभी किस स्टेज पे आ गए हैं, कौन सी प्रिपरेशन बाकी हाँ। है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने को फिनिश करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं कैसे स्टार्ट करूँ अपना, अभी 7 दिनों में करना है, मान लो लास्ट के 10 डेज बचे हैं तो कैसे अपना रखूँ, तो अभी- इसमें बड़ी मदद हो और जाती है। उसके साथ साथ अगर हम टेस्ट वेस्ट देते थे तो टेस्ट वगैरह के जो क्वेश्चन नहीं बनते थे हाँ। तो आपस में एक दूसरे की हेल्प लेके हम क्लियर कर लेते थे जो भी डाउट होते थे। तो ये एक एडवांटेज मिलता है। सिंगल में आप प्रेशराइज हो जाते हो, जैसा शुभम ने बोला अभी कि एक दूसरे से लो जब फील करते थे तो बात कर लेते और थे, तो वैसा ही होता था। सिंगल में ये भी होता है ना, देखो ग्रुप में ये रहता है कि साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक दूसरे से लेवल आप कंपेयर करते हो, तो आपको लगता है कि सब लोग हाँ। अगर टॉप कर रहे हैं तो हमारा होने वाला है। एक बात तो सही सिंगल कह में रहे ये हो। नहीं रहता है, सिंगल में लगता है यार पता नहीं मैं दुनिया में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, राइट राइट। ये वाली stand कर रहे हैं। कहाँ पे आप स्टैंड कर रहा हूँ। तैयारी करने वाला जो ग्रुप है उससे एकदम अलग हट के रहते हो, Exactly. तो वो वो चीज थोड़ी सी थोड़ा ये- सा नेगेटिविटी रहती है मेरे हिसाब से एक सिंगल चीज और मैं जानना चाहूंगा इसमें कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि आप सेम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, तो एक आपस में कंपटीशन वाली भी फीलिंग आ जाती है डिसएडवांटेज बता दिया कि अब बहुत बार वैसी फीलिंग भी आ जाती होगी या कुछ कुछ में आ जाती है, कुछ कुछ में नहीं आ जाती है कि यार मतलब मैं साथ में compete कर रहा है। हाँ। आई ठीक है, थिंक इसमें आई थिंक राधेश आप तो हेल्दी कंपटीशन कैसे तुमने मेंटेन करके रखा कि हम एक दूसरे को अपने साथ पुल करें? ये पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन किया, हमें तो ये पता था कि सीट्स तो लिमिटेड होती है, पर स्टिल ये तो पता था कि 4 लोग अगर हमें ग्रुप में, तो 4 तो सीट है ना, सीट उस टाइम पे 81 समथिंग थी। तो हम अगर पॉजिटिविटी के साथ प्रिपेयर करें तो ये तो श्योर था कि हम 4 तो आ ही जाएंगे ना, और वही हुआ लास्ट में। नहीं, सही बात है। तो मतलब एक दूसरे की अगर आप टांग खिंचाई ना करो ना, सपोर्ट करते रहो, कहाँ गलतियां हैं उसको बताओ, भाई तुम्हारा ये गलती यहाँ पे हो चुका है, थोड़ा सा इसमें और एफर्ट लगाओ, थ्योरी में बढ़ाओ, न्यूमेरिकल में अपना इम्प्रूवमेंट दो। वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, टेक्निकल के बारे में थोड़ा सा। बाकी भाई दबे अभी तो यूपीएससी की बात चल रही है, मतलब कैसे हमने क्या किया, बट थोड़ा सा मतलब राधे तुम तो बिहार से हो ना, हाँ मैं तो और बिहार ये से हूँ। राजस्थान से हरियाणा से है, तो मतलब हमारे में मिक्स ऑफ ऑल है। या थोड़ा तुम सा भी मतलब- बिहार से ही हो। हाँ, मैं भी बिहार से हूँ, तो काइंड ऑफ नहीं, हमारा जो पूरा बैच है वो तो मिक्स ऑफ ऑल द स्टेट्स ऐसा टाइप का है, बैकग्राउंड सबके अलग अलग है। तो राधे तुम थोड़ा अपने बारे में बताओ कि मतलब ऐसे किस बैकग्राउंड से आते हो, फिर मतलब वहाँ से यूपीएससी कर पाना कैसे पॉसिबल हुआ? अच्छा, ये चीज़ देखा जाए तो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम बिहार के सासाराम के एक जगह से आते हैं। सासाराम से एक सासाराम छोटे जिला से, है। सासाराम हेडक्वार्टर है रोहतास जिले के, वहाँ के हाँ। एक छोटे से गांव से आते हैं। तो हमारे एरिया में ऐसा है कि एक माहौल वो बना हुआ है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में आते हैं इतने मेहनत करके। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन की लेवल बढ़ रही है तो लोग आ रहे हैं इस फील्ड में। तो अगर आपको सही गाइडेंस मिला, तो मैं एक्चुअली बिहार में बचपन के कुछ 10 सालों तक था, उसके बाद मैं बनारस आ गया, बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल में। अच्छा। तो वहाँ से मुझे एक एटमॉस्फेयर मिला और धीरे धीरे दोस्तों की हेल्प से, सीनियर्स की हेल्प से,
चीज़ें अवेयर होती गई। और बिहार तो इसलिए मैं इधर यूपीएससी की तरफ आ गया। फैमिली में कोई गाइड करने वाला बड़ा भाई ये सब नहीं था क्या? नहीं, मेरे फैमिली में सभी लोग फार्मिंग से बिलोंग करते हैं। मतलब मैं ही अच्छा, एक हूँ जो इस यहाँ तक पहुँचा हूँ अपनी फैमिली में ये तो अभी। बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई बहुत नहीं बड़ी है बात है। गाइड करने वाला फिर भी यहाँ तक पहुँच गए। तो आपके अंदर अगर हाँ, सेल्फ confidence, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हाँ। मोटिवेटिंग अगर है, आप सेल्फ बिलीफ है कि आप Self कुछ belief, कर हाँ। सकते हो। और जनरली ऐसा कहा जाता है कि बिहार के जो लड़के हैं हाँ। उसमें यूपीएससी करने की एक जिद पड़ी होती है बचपन से ही, UPSC चाहे वो बने। सिविल एकदम सर्विसेज सही हो बात या जिद्दी तो होते हैं, इंजीनियरिंग ये बात मैं भी सर्विसेज हो। मानूंगा, जिद्दी तो होते हैं बिहार के तो लोग। अगर एक बार जो ठान लिया ना, वो करके ही मानते हैं, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या सिविल सर्विसेज। बट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लाइक बिहार के लोग ज्यादा यूपीएससी करना चाहते हैं या क्यों कर पाते हैं? कुछ एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है उसके पीछे? कह सकते हैं कि यूपीएससी में जो भी सर्विसेज हैं, आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें आपकी पर्सनल के साथ साथ पर्सनालिटी तो ग्रो होती ही है, उसके साथ साथ आपको लाइफ में डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इस तरीके से भी, और उसके साथ साथ यूपीएससी में जो भी सर्विसेज है, और क्रीम है, मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि सर्विसेज मेरी रेप्यूटेड मतलब। रेपुटेड है। हम्म, तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली की नाम होती है। और बिहार या कहीं भी कोई अगर मिडिल क्लास का अगर कोई बंदा है ना, तो उसको अपने नाम का बहुत ही वो रहता है कि नाम ऊंचा मेरी करना है। नाम ऊंचा करना है अपनी और अपनी फैमिली का। सही बात। हाँ। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर मतलब होता जिस है। बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे बिहार को ऑलरेडी पिछड़ा पिछड़ा बोला जाता है, हाँ, और वहाँ पे आप सोचते हो कि कैसे मैं इससे स्टैंड आउट करूँ, ये टैग, पिछड़ा वाला टैग कैसे हटाऊं। हाँ और इसी टैग दिमाग में इतने डीपली घुसा रहता है ना कि लोग सोचते हैं कि भाई यूपीएससी है, अगर ये कर लेंगे तो पूरे फैमिली का नाम रोशन हो जाएगा। फैमिली के साथ साथ एरिया का नाम रोशन होता है ना। हाँ। और हमें एक बृहद स्केल पे, बड़े स्केल पे सोसाइटी के लिए काम करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे देता है यूपीएससी के जो भी सर्विसेज हैं। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी जैसे तुम बिहार से आते हो, तुम राजस्थान से आते हो, हाँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोकेशंस पे क्या होता है, हिंदी मीडियम चलता है इनिशियली फेज में स्कूल में, हाँ 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 ठीक है। लेकिन अब जब यूपीएससी दिया है, वो सबने इंग्लिश मीडियम से दिया है, या कॉलेज भी किया होगा, इंजीनियरिंग भी की होगी, वो वो इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम हाँ। से किया होगा। जो चेंज था एज कम्पेयर टू कि एक जो पर्सन है जो एक इंग्लिश वाले बैकग्राउंड से आ रहा है, हाँ। इवन जस्ट नॉट इन इंजीनियरिंग और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं बात करूं कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है हाँ हाँ तो नहीं इंटरव्यू है, अच्छा जाएगा, सही या बात। फिर हाँ, हाँ। तो उस चैलेंज को तुम कैसे देखते हो, या फिर मतलब कैसे लैंग्वेज उसको वाला cope करते हो? चैलेंज। देखो, वो कैसे चीज़ deal तो हर्डल होती है मैक्सिमम लोगों के लिए। हाँ। पर देखा जाए, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आप गाइडेंस लेते हो, जो भी आपके सीनियर्स हैं, बैचमेट्स हैं, अलग अलग कल्चर के लोगों से बात करते हैं। जैसे हमें ये जो चीज़ है, आईआईटी में जाने के कारण ये बहुत बड़ा एक इस हर्डल को दूर करने में काफ़ी हेल्प मिला, क्योंकि वहाँ पे हमें एक डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों से हम मिले, देश के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग कल्चर से। तो जब उनसे हम कम्युनिकेट किए प्रॉपरली, तो वो चीज़ें अपने अंदर से दूर होती गई। और आई थिंक ये जो हमारा आईआईटी और एनआईटी में पढ़ने का फ़ायदा था, ये हमें काफ़ी हेल्प मिला अपने इस बैरियर से दूर हटने के सोम, लिए। तेरा भी तो कम्प्लीटली हिंदी मीडियम था ना शुरू से? हाँ मेरा भी फिर मतलब 11-12 में ही फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश में शुरू हो जाती है, हाँ, आई थिंक। हाँ फिर ऐसे ही बात कैसे, है मेरे मतलब वहाँ पे 10 से 11 ट्रांजिशन था, वो कैसे किया तूने? साथ। मेरे में आई थिंक मेरे भैया का बड़ा अच्छा फैक्टर है। अच्छा। मेरे भैया ने मुझे अच्छे से गाइड किया कि कैसे मैं अपने अंग्रेजी में जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर जैसे कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी ऑल्दो मेरे भैया भी सेम ही कॉलेज से हैं, अच्छा, सेम आईआईटी दिल्ली से सेम बोला? आईआईटी दिल्ली, मैकेनिकल बैकग्राउंड। अच्छा। तो कॉलेज में आने के बाद थोड़ा मतलब मेरे को लगा कि यार मैं जो ये एक्टिविटीज है ना, जो पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी लाइक पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड ऑल, तो उनमें जब मैं पार्टिसिपेट किया तो मेरी फिर अंग्रेजी इम्प्रूव होने लगी। तो ये मुझे लगा कि अपने को जो चांस पहले नहीं मिला, कोई बात नहीं, हाँ। अब जो चांस मिल रहा है उसको यूज करके अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करो। लेकिन चैलेंज तो रहता है, मतलब हिंदी से इंग्लिश में आने में। बट मैंने ये रियलाइज तो करा है अपनी पूरी प्रिपरेशन के टाइम भी, और जो भी मैंने अभी तक पूरी तुम्हारा life क्या था की- विनीत? मेरा भी जो इनिशियल फेज था वो मैंने हिंदी मीडियम में किया है। हाँ। ऑल्दो मैं आईआईटी से था, बट अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे भी आपको एक्सपोजर मिलेगा, बट मैं उस एक्सपोजर को इतना यूटिलाइज नहीं कर पाया था। तो इवन आफ्टर द आईआईटी अगर आप देखोगे तो लेक्चर सब हिंदी में ही होते हैं। आप दिल्ली में हो, हाँ। ठीक है, आप किसी से बात करते हो हिंदी हाँ, में वो हो, तो सही है। इवन इफ यू गिव द प्रेजेंटेशन इन हिंदी,
तो फिर होता ही माइंड है। नहीं करते थे, बिल्कुल बिल्कुल। दे अंडरस्टैंड। इवन क्योंकि- तो- मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, वहाँ भी लोग हिंदी में ही बात करते थे। हाँ, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मतलब मिली नहीं। आईआईटी के बाद तक भी मैं वैसा हाँ। नहीं था कि एक इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हूँ या वैसा हम्म। हूँ, बट मैं जब बाद में गया तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा फील होना शुरू हुआ था कि लाइक आई शुड प्रिपेयर माई इंग्लिश वेल, और उसको मुझे देखना चाहिए, वो करना चाहिए। बट थोड़े टाइम के बाद में मैंने अपने आप पे वर्क किया, कुछ नॉवेल्स पढ़े, कुछ टीवी सीरीज देखी, जो मैं एंटरटेनिंग टाइम होता था उसी के साथ में मैंने यूटिलाइज किया, एंड कुछ लोगों के साथ में मैं इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया, तो आई गॉट द कॉन्फिडेंस। और जब मुझे कॉन्फिडेंस आया ना इंग्लिश बोलने का, तो उसके साथ मुझे ये भी कॉन्फिडेंस आया हाँ। कि बहुत सारी जगह पे जहाँ पे मैं सिर्फ ये सोचता था कि मैं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ना रखूं, यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करूं क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, अब मैं वहाँ पे वो जाके अपने आप हिंदी में आने भी लगा। बात कर सकता था, हाँ। क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं था कि मैं यहाँ पे इसलिए ना जाऊँ कि इंग्लिश नहीं ये आती है भी मुझे। और जैसा तुमने कॉन्फिडेंस की बात बोली ना, ये वही कॉन्फिडेंस चाहिए हमें इंटरव्यू में। बोला लैंग्वेज तो बैरियर ज़्यादा नहीं होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है हमें इंटरव्यू के पैनल पैनल के सामने। के सामने। हाँ। वो कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही आपको जज करते मेन हैं। तो देखो आपका बॉडी लैंग्वेज हो जाता है ना, Exactly. कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो गया तो बॉडी लैंग्वेज खराब हो गया, फिर उसको लगेगा ये बंदे में नर्वसनेस है, कॉन्फिडेंट है नहीं, ये कल होके कैसे मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लीड करेगा। ये चीज तो हो मैं जाती है। बस अमन तुमसे ये जानना चाहता था कि हाँ। तुमने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है, हाँ हाँ। तो लाइक किस तरीके से तुमने उस कॉन्फिडेंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वर्कआउट किया था, और कैसा रहा था एक्सपीरियंस फिर तुम्हारा? पहली बार तो मैंने जब इंटरव्यू दिया था ना, मैं काफी नर्वस हो गया था। ओह। पहली बार 2018 वाले में जब दिया था तो और तब भी आप रैंकर्स में थे उस टाइम पे भी? हाँ, उस टाइम भी आ गया था रैंक में। लाइक पहले बार ऐसा सीन था ना कि मैं ना ही कभी यूपीएससी की बिल्डिंग देखा था, ना ही अंदर क्या सेटअप रहता है, मुझे कुछ नहीं आइडिया था। सब कुछ पहली बार हो रहा था। वो हॉल में बिठा के जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फिर उसके बाद अंदर आपको ले जाते हैं जैसे कि बकरे को काटने ले जा रहे हैं वो वाली फीलिंग आती है। वो उठा के ले जाते हैं और पैनल के सामने एक चेयर लगी रहती है, मतलब पैनल का गेट बंद रहता है, रूम के बाहर एक चेयर लगी रहती है, वहाँ बिठा देते हैं कि हाँ आपका नेक्स्ट है। उस समय यार मतलब हार्टबीट पिक पे जाने लग जाती है। ठीक है, और फिर जैसे ही गेट खुलता है और वो बंदा निकल के जाता है, आपके पहले वाला बंदा गेट से निकल के बाहर गया और ठीक बुलाते है। हैं कि आपका टर्न है। और उस हार्टबीट तो और टाइम ऊपर आपका बढ़ पैर जाती जम जाते हैं, आपको उठने का मन नहीं करता है, लगता है कि उठ नहीं पाऊंगा मैं। फिर जैसे जैसे आप सांस जोड़ के, क्योंकि अंदर में जो बहुत रिटायर्ड आईएएस आईपीएस आईआरएस ये सब बैठे रहते हैं, ठीक है, तो उनके सामने मतलब लाइक आप कभी ऐसे लोगों से डील नहीं किए हो लाइफ में, हमेशा आपके लिए गैजेटेड ऑफिसर प्रिंसिपल्स होते हैं सरकारी कॉलेज के, ठीक है, और सीधा आप आईएएस आईएफएस के सामने जा रहे हो एज ए चेयरमैन, वो होता आपसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो डर तो फियर तो रहता है। फिर भी धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ऑल इज वेल बोल के खुद अंदर वाला कॉन्फिडेंस बढ़ के आप एंटर करते हो। मतलब ये 3 इडियट का जो डायलॉग है ऑल इज वेल, ये आपको बहुत बूस्ट अप किया। आता है वो डायलॉग। चलो बढ़िया है तो फिर वो तो। धीरे धीरे कि हाँ सब ठीक होगा, चिल होगा यार, नॉर्मल लोग ही है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, कोई अलग से थोड़ी एलियन थोड़ी आए हैं, ये हाँ, सोच के सही जाओ एंटर करो, ठीक है। फिर ऐसे रिलैक्स होके बैठो, कुछ लोग वहाँ पे ऐसे बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे बैठ जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे मतलब ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो भी नहीं, काइंड ऑफ आपको जेंटल बिहेवियर विथ कॉन्फिडेंस और पोलाइटनेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप किसी का मतलब आर्गू करने लग जाओ, ये नहीं होना चाहिए। यार मुझे तो सबसे बड़ी खुशी थी इंटरव्यू पैनल में जब पहुंचा था इंटरव्यू के हाँ। साथ, तो यूपीएससी की जो बिल्डिंग है ना, वो जो यूपीएससी भवन लिखा हुआ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके सामने फोटो खिंचाने के बाद तुम्हारा तो फोटोग्राफी हॉबी है ना। मतलब मुझे एक अलग ही फीलिंग आती है वहां पे, मतलब तो मैं प्राइड की बात तो है, वो प्राइड की बहुत बात तो है। बड़ी प्राइड की बात है वो। उसमें अभी जो अमन मेंशन कर रहा था, उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मुझे ये पता लगा था इंटरव्यू देने के बाद में वैसे, कि हम बहुत फोकस्ड होते हैं इंटरव्यू में कि हमें सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करने हैं, हम जितने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर कर देंगे उतने ज्यादा उतने मार्क्स ज्यादा मिले। मार्क्स आएंगे, बट वैसा नहीं होता वैसा है। नहीं बहुत होता, बार बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि दे विल आस्क यू क्वेश्चन जो आप आंसर कर ही नहीं सकते, दे वांट टू सी इन अ स्ट्रेस्ड सिचुएशन, Right, आप कैसे डील कैसे कर रहे डील हो। करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। यही एक अच्छा अपने को पॉइंट मिलता है जब अपन सेकंड टाइम इंटरव्यू देते हैं ना, तब अपन हाँ। एनालिसिस कर पाते हैं कि मैं पहले बार सेकंड टाइम गलती क्या ये करी। सेकंड टाइम ये क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे बस आपकी पर्सनालिटी चेक होगी, क्वेश्चन आंसर तो चलते रहेगा वो। हाँ, वो एक्चुअली इट डजंट मैटर, वो आप किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरीके से अपना हाँ। पॉइंट कन्वे कर पा रहे हो, आई थिंक दैट मैटर्स। वे ऑफ टॉकिंग, कितना Right. कॉन्फिडेंस है, कहीं गलती हो रही तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, हाँ ठीक है, अगर आप स्ट्रेस में आगे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, हाँ कितने नर्वस हो जाते हो। और मेन बात यह है कि हम जितने भी क्वेश्चन का आंसर दें, हाँ मतलब अगर हम 10 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, 5 क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हैं, तो अगर हम सही दे रहे हैं तो बस सही वहां पे प्रेजेंट करना है अपने आप को, कोई भी गलत नहीं प्रेजेंट करना है कि मैं अगर गलत बोल के सोचूंगा कि पूरा 10 का 10 अगर जवाब गलती देने। भी होगी तो वो चिल है, वो आपकी ऑनेस्टी चेक करना हाँ। चाहते हैं, बट वो एक आई थिंक ब्लफ नहीं करना, ब्लफ नहीं ब्लफ करना। नहीं करना होता। अगर गलती होगी तो बोल दीजिए सॉरी सर आई डोंट नो, ठीक है, हाँ
बट अगर गलती ब्लफ ये- करोगे तो मतलब आप जानबूझ के आप ब्लफ डिसऑनेस्ट साबित हो जाओगे उनके सामने, हम्म, वो नहीं होना होता है। इसी में ही मेरे साथ में एक इंसिडेंस भी हुआ था जब इस बार का मैं इंटरव्यू दे रहा था। मुझे जस्ट अभी याद आया, मैंने शायद बताया भी नहीं अभी तक किसी को। अच्छा। तो हमारे पास जैसे आफ्टरनून सेशन था, आफ्टरनून सेशन में सबसे पहला नाम मेरा था इंटरव्यू के लिए। अरे यार ओ पहले यार वाला तो पहले बहुत बेकार तो होता है। हालत खराब रहती है एकदम। बिल्कुल। तो अब क्या होता है कि जैसे होता है, अब सबसे पहले आपको क्या होता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है आपकी ड्रेसिंग सेंस से, उनसे आता है। हाँ तो मैं गया हुआ था वॉशरूम में थोड़ा कि थोड़ा बाल वगैरह सही कर लें, हाँ। थोड़ा शर्ट वगैरह टाई वगैरह टाइट करके कि एकदम अच्छे से जाना है। हाँ फर्स्ट इंप्रेशन गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। अब फर्स्ट इंप्रेशन के बाद में वहां से जो पर्सन होता है वो ढूंढते हुए मुझे आया और वो कहता कि तुम कहाँ हो, सब मेंबर्स आ गए हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। हम्म, अब वो मुझे लेके गया, वहां पे चेयर बाहर होती है वही रूम के वही वही बाहर, वाला। वहां पे बिठा दिया। अब वहां पे बिठा के कि चलो अंदर से वो तुमको कॉल करेंगे, बता हाँ, देंगे। ठीक अब है। मैं वहां पे बैठा हूँ, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अभी तक कॉल किया नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब तक तुम बाहर हो चिल है, हाँ। लेकिन जैसे तुम उस मोमेंट पे बैठे हो ना वहां पे, वो जो टाइम निकालना होता है वो टाइम निकलता नहीं है। पता नहीं कब ठीक नंबर है? आ जाए। हाँ, तुम एक तो आपके stress- पास घड़ी भी नहीं रहती उस ठीक टाइम है, पे। तुम स्ट्रेस करने लग जाते हो, करने लग जाते हो। अब उससे थोड़े टाइम पहले ही मैंने क्या किया था, मेडिटेशन का सीखना शुरू किया था कि थोड़ा स्ट्रेस के लिए अच्छा रहता है। तो अब क्या मेरे बात पास ऑप्शन क्या था, मैं वहीं पे बैठा, वहीं पे मेडिटेशन करना सही मैंने में शुरू सही कर में दिया। तो That is मेडिटेशन करता amazing. हूँ। वहीं पर मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। हम्म। अब बात क्या होती है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि सबके सब जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो अंदर हैं, हाँ। लेकिन वहां से साइड से 3-4 लोग मिडिल एज मैन, हाँ। ओल्ड मैन आते हैं। अच्छा, वो आपके ठीक है? बाद जा रहे थे। हाँ, I'm like कि ओके जाने दो, कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो साइड से आते हैं, दरवाजा खुलता है, अंदर एंटर करते तुम्हें हैं। तो वो देख लिए अरे। मेडिटेशन करते हुए देख लिए होंगे। मेडिटेशन करते हुए देख लिया। फिर मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे क्या मेडिटेशन से? ठीक है। ऐसा कुछ हुआ क्या? तो उसके बाद में मुझे लगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो अब वहां के बाद में मैं गया, अंदर गया कि अब बात यह है कि मैंने जस्ट इनिशियली स्टार्ट किया था, मेरी एज अ हॉबी मैं परस्यू कर नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मेडिटेशन से कोई क्वेश्चन ना पूछे, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। मुझे अगर पूछेंगे इस वर्ड का ओरिजिन भी कहाँ से आया है, कैसे क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कुछ पैनल नहीं ने देख लिया पता था मेडिटेशन करते हुए, वो तो हाँ। पूछेंगे ही। बट लाइक मेरा लक अच्छा था, उन्होंने पूछा नहीं कुछ भी इसके अच्छा। रिलेटेड, और शायद पॉजिटिवली नहीं, ही उसको लिया लगा होगा उन्होंने। बंदा खुद ही नर्वस है तो क्या पूछे। बट चीज को पॉजिटिवली लिया है इसी लेकिन उन्होंने, देख राधे का अच्छा जो गया। बैकग्राउंड है वो फार्मिंग बैकग्राउंड है। आई थिंक विनीत तेरा भी तो फार्मिंग बैकग्राउंड है ना? नहीं, तेरे पापा मेरे का? पापा शॉपकीपर हैं। अच्छा अच्छा, हरियाणा में ना? हाँ, हरियाणा में। मैं कोई एक बात पूछी सर पे, जैसे कि हाँ। देखो अब अपन सब लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है जब हमें अच्छे नंबर नहीं आते हाँ। या फिर यार, वो ये तो कीपिंग विद द रूटीन, और सबसे बड़ी रोज की रोज frustration आके मतलब हाँ। नोट्स पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस लगाने हैं, नहीं, कई बार मिस भी जाती और चीजें। उससे भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन उसमें होती है जब कंटिन्यू आप 1 2 3 4 अटेम्प्ट देते रहो। हाँ ठीक है, जैसे आप विनीत एक का साइकिल में फंसे हुए हो। साइकिल में फंस हाँ। जाते हो, ऐसा लगता है ये साइकिल नेवर एंडिंग साइकिल में फंस गए हो, ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे वाला। और इसमें एक चीज और जो होती है कि हाँ। अभी जैसे तुम प्रीलिम्स का एग्जाम दिया तुमने, हाँ। अब तुमको लगता है क्या ठीक है, जैसा हुआ जो हुआ ठीक है, लेकिन अब जब मेंस का एग्जाम आएगा ना, इसकी हाँ। तैयारी मैं बहुत अच्छे से करूंगा। मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मॉक सब अच्छे से लग रखे होंगे, लेकिन जब तक मेंस आने वाला होता है ना, तो आप ढूंढ रहे हो तो यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ मैं। तो जैसे ही मतलब इस फ्रस्ट्रेशन से डील करने के लिए अपन कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, जैसे मैं मेडिटेशन करता था, थोड़ा माइंडफुल एक्सरसाइज करता था। तो आप भी बताओ यार, आप क्या क्या करते थे जैसे तो- मैं तो फ्रस्ट्रेशन से डील करने के लिए जब नहीं होता था तो मेरा ऐसा रहता था कि मैं दिल्ली का कटवारिया सराय एक जगह है, वहाँ रहते थे हम लोग। तो वहाँ नियर बाई में पार्क है, वहाँ पे चले जाते थे शाम में वॉकिंग के लिए। तो उससे थोड़ा सा नेचर से जब कनेक्ट होते थे ना, हाँ हाँ। तो रिफ्रेश फील होता था, दोस्तों से बात कर लिया, ये चीज़ें हेल्प कर लेती थी आपको। और अमन तुम क्या करते थे? क्या रिफ्रेश होने के लिए? हाँ। मैं तो यार देखो, ब्रेक मेरा मतलब सबसे बड़ा टूल है। पढ़ाई में कभी भी कंटिन्यू नहीं करता था। लाइक लोग बोलते हैं ना कि कंटिन्यू 18 घंटे पढ़ाई किया, ये किया, मैं वो नहीं करता था। ठीक वो है, तो कोई नहीं करता मेरा था। ऐसे हाँ, मतलब वो सब अब लोग एक- अपडेट हो गए हैं, वो पहले वाला जमाना गया। हाँ। ठीक है, तो वो मतलब मैं 6-6 घंटे के 3 स्लॉट बांट देता था। Okay. 4 से 6 घंटे पढ़ लूंगा, ठीक है, उसके बाद एक ब्रेक तो जरूरी है, वो भी 1-2 घंटे का ब्रेक। ठीक है, ब्रेक Break ब्रेक इज जरूरी वेरी है। इंपॉर्टेंट। भाई 4 से 6 घंटे का एक स्लॉट मेरा रहता था, वो कंप्लीट किया। वो जो टारगेट लिख के रखते थे कि इस 4 से 6 घंटे में Clear? क्या करना है, टारगेट कंप्लीट किया। उसके बाद 2 घंटे का मस्त ब्रेक लेता था मैं। सही है, अच्छा ठीक है, है। लॉन्ग ब्रेक लेता था और उसमें जो भी खाना पीना खाना हुआ वो खाया। फिर मैं
मेरे को नेटफ्लिक्स देखने का बहुत मन करता है। अच्छा, आप series- तैयारी के टाइम पे भी हाँ नेटफ्लिक्स देखते बिल्कुल थे? बिल्कुल, मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स पूरी तैयारी के टाइम निपटाई है। फिर तो आप एक अजूबे हो जो तैयारी के टाइम पे ये सब चीज ये करते तो हो। नहीं, हॉबी अगर है, आपका- ये तो हॉबी है एज फार एज जब आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो रहा है ना, हाँ, आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज में मैं भी बोलता हूँ Even- कि मेरा एक बैचमेट था, वो बंदा लाइक ये मॉक टेस्ट होते हैं ना कोचिंग्स के, हाँ हाँ एग्जाम के पहले, हाँ, वो हाँ। मॉक टेस्ट के पहले थिएटर में मूवी देखने जाता था और फिर भी उसने टॉप 10 के अंदर फोड़ा। तो ये डजेंट मैटर कि आप मतलब पूरे प्लग के पढ़ रहे हो, डेली हमेशा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास टारगेट कंप्लीट होने चाहिए, हाँ से अच्छे से रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज अच्छे से दो, रैंक आएगी आपकी। ये फिर मतलब तुमने क्या मेरे किया? लिए भी थोड़ा था मतलब ना कि हाँ। जैसे इनिशियली जो फेज था मेरा जब कॉलेज में, वैसे तो मैं इतने सिटकॉम्स नहीं देखता था। मुझे वैसा लगता है कि थोड़ा टाइम वेस्ट Waste चीजें होता हैं, है। थोड़ा कुछ थ्रिलर मेरा फेवरेट जॉनर था। लेकिन जब मैं इस चीज में आया कि जब मैं जॉब भी कर रहा हूँ, उसके साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा तो सा तुम अब दिमाग लगा के सीरीज नहीं देखना चाहोगे, तुमको चाहिए कि कुछ फन रिलैक्स। चाहिए। तो हाँ। उस टाइम पे मैंने अपना पहला मतलब सिटकॉम स्टार्ट किया था, फ्रेंड्स, अच्छा, जिसके Okay. मैंने इतनी तारीफ सुनी थी, इतना सब कुछ सुना था। हाँ। तो तो 20 तेरा मिनट भी का मतलब एपिसोड ऐसा है। प्रिपरेशन के टाइम सीरीज निपटाई। हाँ, तो 20 मिनट्स का एक एपिसोड होता है, ज्यादा कुछ लंबा है नहीं। आपने हाँ। 2-3 घंटे पढ़ाई की, रेस्ट चाहिए, आप एक बिल्कुल। एपिसोड देख लो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा ह्यूमर आ जाता है। हम्म। तो बहुत सही था। तो मैंने उस सीरीज को भी कंप्लीट किया और साथ में प्रिपरेशन चल रही थी। 1 साल था तो आराम से सीरीज भी कंप्लीट हो गई थी। यार उसकी तो एक सैड Even- न्यूज़ है अभी यार। हाँ वही, मैथ्यू आज पेरी। जब मैं आते हुए देख रहा था, हम्म, मैथ्यू पेरी आज ही मतलब वो हुआ, बहुत मतलब एकदम दिल से अंदर से फील हुआ, क्योंकि मैंने Connect कर चुके थे डिप्रेशन हम के अपने। टाइम पे उसे देखा है। वो अच्छा, जो अच्छा। फेज था मेरा, काइंड ऑफ बोल सकते हैं वो कि तो मतलब हार्ड फेज था। मेमोरी में घुस जाती है वो हाँ, हार्ड फेज में काइंड ऑफ ऐसा था कि उन्होंने मेरी हेल्प की है। फेज। मैं मतलब वैसे रिलेट करता हूँ। he make you Sarcastic laughter humor in था that वो hard एकदम। phase. He make you laughter in that phase, hard phase का। शुरू ऐसा होता है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, आप 2 घंटे भी ठीक से बैठ नहीं पाते हो। बहुत टेबल चेयर मुश्किल पे। होता है, जैसा आपने बताया कि ये 2 4 घंटे सही बैठोगे, बात है, बैक सही दर्द बात करने है। लगती है, मन करता है अभी उठ के जाए, थोड़ा सा इंस्टा चेक कर ले, ये कर ले, वो हाँ। कर ले, ये तो होने लगता है। सही नहीं, बात है, एक चीज सही तो बात मैं कहूंगा, इंस्टा, फेसबुक, ये सब से थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ। मतलब ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करेंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम। अच्छा। थोड़ा सा अवॉइड लिमिट हाँ। करके करना चाहिए अच्छा इनको। राधे, तूने एक चीज बताया यहाँ आने से पहले कि तू मतलब बचपन से जैसे जोश टॉक्स देखता था, लाइक जब कॉलेज में पहले था, कॉलेज वॉलेज में, तो उस टाइम ही तू देखता था जोश टॉक्स, तो मतलब तेरे को लगा था कि कभी यहाँ आएगा, अरे यहाँ गेस्ट बन के आएगा ऐसा? ऐसा मतलब उस टाइम पे मैं देखता था, इससे क्या होता था ना कि मुझे मतलब लोगों की जब कहानियां सुनता था, लोगों की हाँ हाँ जर्नी सुनता था, तो एक इंस्पिरेशनल होता था, तो उसे हमें भी कुछ ना कुछ जीवन में आगे अच्छा करने का मौका मिलता था। ये तो नहीं सोचा था कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं, पर हाँ, इंजीनियरिंग हाँ, सर्विसेज निकालने के बाद यहाँ पे जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हाँ हाँ एक तो मतलब कहा जाए जोश टॉक को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हमने अपनी जर्नी या अपनी जो भी हमारी स्टोरी रही वो शेयर करने का मौका मिल रहा है। हाँ हाँ। तो काफ़ी तो मतलब पहले ऐसे मतलब देख रखा है तूने जोश टॉक्स वगैरह, जोश है ना? टॉक कॉलेज में मैं काफ़ी देखता था। जोश टॉक हुआ, हाँ, और भी जो टॉक्स आते रहते हैं यूट्यूब पे, हाँ हाँ। इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, वो हम्म। देखते रहते थे। मतलब एक आपको लाइफ में एक रॉ पता चलता है मुझे, हाँ, जैसे कि रॉ आप पेपर में जो पढ़ते हो ना, टॉपर्स की बातें, स्ट्रेटजी वगैरह, या कोई भी हाँ। नॉर्मल सही है। वीडियो देखोगे तो वहाँ फैंसी लगता है कि हाँ 18 घंटे पढ़ा, ये किया वो किया, बट जोश टॉक्स मेरे को ओरिजिनल लगती है, सही बताओ तो। कह सकते हैं। इसमें मतलब लोग किस बैकग्राउंड से आके और कहाँ से कहाँ, मतलब एकदम नीचे से एकदम ऊपर जो चले जाते हैं ना, ये वाला हाँ। जो चेन से ना एक इंस्पिरेशन आता है अपने को, राइट राइट। जो लगता है कि भाई ये लोग कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये अच्छा है एक्चुअली। ऐसे बाकी प्लेटफॉर्म भी है, जैसे वो इंग्लिश वाला प्लेटफॉर्म है टेड टॉक का, हाँ तो आई थिंक हिंदी वाला प्लेटफॉर्म अपना ज्यादा थोड़ा अंदर तक हिट करता है। हाँ, मतलब हम हमारे लोग वाले- कनेक्ट कर पाते हैं ज्यादा ना relate इजीली। कर सकते हैं। राइट। हम्म। तो तो- ये मतलब एक बार देख के, जैसे मैंने हाँ। अपने तो प्रिपरेशन और के टाइम पे सुना था, अच्छा। जैसे सागर डोडे सर थे, वो हमको हाँ। पढ़ाए थे, हाँ, जसपाल सर थे, उन्होंने पढ़ाया था। तो मैंने एक बार देखा कि सर का भी कैसे जर्नी रहा है, उन्होंने कैसे अपना प्रिपरेशन करा, तो उससे मैं एक Preparation- गाइड मिल गया कि यार मैं अपनी कैसे प्रिपरेशन करूँ। हाँ हाँ, तो वो एक मतलब काइंड ऑफ फ्लो बन जाता है ना मतलब कि- जोश टॉक ने हेल्प किया प्रिपरेशन में, हाँ ये बोलना चाह रहा है ना? मतलब थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है यहाँ से, जोश टॉक या जो भी टॉक सुनते हैं, कि लोग इस फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है ना जब प्रिपरेशन का, परेशान रहते हैं, उसमें किस तरीके से लोगों ने उस चीज़ को ओवरकम किया। तो मतलब हमें एक्चुअली तो अपना ही इनपुट देना पड़ेगा जो भी कुछ करना है, पर एक लोगों की जर्नी से हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, अगर सिमिलर बैकग्राउंड के लोगों की जर्नी हम सुने हुए और होते हैं। मुझे एक Exactly, चीज यार। और ऐसा लगता है ना कि एक जो सिंपल टॉक होती है, एक पॉडकास्ट होता है, उसमें यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है कि जब आप यूजुअली किसी से पूछते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यूपीएससी का क्लियर करना है ना,
तुम्हें 14 घंटे पढ़ाई करनी है, हमें सब कुछ छोड़ देना है, दुनिया छोड़ देनी है। ऐसा नहीं है। लेकिन उनको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। बस। हाँ, अगर आप 14 घंटे पढ़ाई करेंगे, आप कितने दिन कर सकते हैं? आप 1 हफ्ता कर सकते हैं, 1 महीना कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एफिशिएंसी चली जाएगी, आप नहीं कर पाएँगे। वही तो जितने भी लोग हैं, वो साथ ही साथ में कुछ न कुछ हल्का-फुल्का और ऊपर हॉबी से या फ्रस्ट्रेशन एंटरटेनमेंट। भी आने लग और जाएगा, ऊपर तो से वो जर्नी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो कहा गया है कि ऑलवेज एंजॉय द जर्नी देन डेस्टिनेशन। राइट राइट राइट। सही आई बात थिंक है। जो एक पार्ट है ना अपना, जो इंटरव्यू का, जो ईएससी का इंटरव्यू है, उसमें एक हॉबी का पार्ट है। आई थिंक वो हॉबी का जो पार्ट दिया है ना, वो इसीलिए दिया है कि आप अपनी प्रिपरेशन में किस तरीके से हॉबी को यूज करते हो टू रिलीज योर फ्रस्ट्रेशंस। यस। एग्जैक्टली, Right. बहुत सही बात तो है। मैंने ना इसको एक्चुअली इस तरीके से लिया, मैं एक नई सी हॉबी बनाता हूँ। अच्छा, जिससे क्या क्या हॉबी हुआ, थी तेरी भाई? मैंने अपनी समरी ऑफ बुक्स में पढ़ना चालू किया था। ओके। तो Okay. जैसे मुझे ऐसा लगता था कि यार इस चीज़ में मैं लैग कर रहा हूँ, मुझे इस साइड में मोटिवेशन चाहिए, तो उसकी हाँ। पर्सनल डेवलपमेंट की बुक पढ़ लेता था मैं, बुक की अच्छा। समरी पढ़ लेता था। अच्छा तो अच्छा। ऐसे एक ऐप था, बुकलेट ऐप, वहाँ से मैं पढ़ लेता था। तो कुछ नहीं होता, बस 1 घंटा जाता था, साथ साथ हाँ। मोटिवेशन भी मिल जाता था, तो जो हाँ। एटलीस्ट 7 या फिर 15 दिन तो लास्ट करता था। तो हम्म। एटलीस्ट मोटिवेशन भी आ गया साथ में, और मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी रहती थी। नहीं, एक्स्ट्रा कुछ चलो तो ये करना तो पड़ेगा ना मोनोटोनिसिटी को ब्रेक करने के लिए। इसीलिए तो बहुत ये जरूरी है मोनोटोनस, नहीं तो फिर तो आदमी परेशान हो जाएगा। होता है क्या, जनरली लोग कोचिंग लेते हैं और फिर खुद टाइम मतलब अपने प्रिपेयर करते हैं। अगर पहली बार में जैसे हमारा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने जॉब भी तो ज्वाइन चल किया फिर था। देख भाई, एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे हम मेरा और शुभम का तो मतलब ऑलरेडी जॉब में थे, जो कि 9 to 5 वाली होती है, अपना शिफ्ट वाला कोई सीन था नहीं। लेकिन मेरा तुम्हारा शिफ्ट जॉब था, एंड शिफ्ट जॉब बहुत, वो भी 12-12 घंटे का और शिफ्ट भी होता था, 15 काफी डेज फ्रस्ट्रेटिंग जॉब और था। 15 डेज ब्रेक। तो मतलब शिफ्ट वाइज तो- जॉब के साथ कैसे किया तूने यार? ये मतलब या हम लोग तो फ्रस्ट्रेट हो जाते अगर करते तो। ये फ्रस्ट्रेशन होता था बहुत बार, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत मेटिकुलसली प्लान करना पड़ता था चीज़ों हाँ। के लिए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन वैसा था कि आप अगर अच्छे से प्लान करते हैं तो पॉसिबल हो पाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता नहीं, है। जैसे फ्रस्ट्रेशन तो तेरे को होता था कि यार मतलब इतने घंटे काम कर रहे हैं, मैं थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे हैं ही, मैं क्यों सही करूँ बात है। तैयारी? मतलब वो नहीं उसको आती थी कैसे feeling? ओवरकम किया, मतलब कि सब कुछ कंफर्ट तो वो था फीलिंग तुम्हारे आती थी पास। कि नहीं आती थी, पहले ये या बता। देखो वैसा होता था कि फ्रस्ट्रेशन होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, और मैं बोलता हूँ कि मैंने उसको ओवरकम कर लिया था ये करके, वो भी सच नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि फ्रस्ट्रेशन है और वो रहेगी, रहेगी तुम यार। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, accept कर लिया था Literally, तुमने। हाँ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ तो Okay. कुछ टाइम पे ऐसा होता था कि मैं लिटरली डेज काउंट कर रहा था, हाँ। लाइक आई एम स्टडीइंग 12 आवर डे, हाँ। कि भाई मुझे स्टडी करना है या जॉब करनी है, जॉब के साथ में स्टडी भी करनी है। हाँ। मेरे स्लीप आवर्स की लगी हुई है, बैंड बजी हुई है, बजेगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सोशल लाइफ एकदम जीरो हो चुकी है जस्ट बिफोर द एग्जाम, ठीक है, फ्रस्ट्रेशंस हाई है, तो मैं लिटरली डे काउंट कर रहा हूँ, यार 15 दिन बचे हैं, 14 दिन बचे हैं, 13 दिन बचे हैं, हाँ, सही। कि मुझे आराम यार। मिलेगा। बट मैं बताऊँ ना, लेकिन- मैंने क्या करा इसको, जैसे फ्रस्ट्रेशन ऑल्दो होती है, बट एट द सेम टाइम ना जॉब एक आपका टेंशन रिलीज करने की एक तरीका भी है। हार्मोन उससे ये क्या भी होता है कि है। आप जो सोशल लाइफ मिस करते हो ना प्रिपरेशन के समय, वो आप जॉब में पाते नहीं, हो। सोशल लाइफ से मुझे एक और चीज याद आ रही है, तूने कोई रिलेशनशिप वगैरह बनाई थी क्या, जब मतलब ऐसे था, प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम? नहीं नहीं, स्ट्रिक्टली नो। जैसे बाहर कमेंट्स। नो नो नो। ज्यादा से सीधा बंदा तो है। नहीं यार, मतलब हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप मतलब थोड़ा लव लाइफ को देखो और साथ प्रिपरेशन देखो, बिकॉज ये एज वैसी है। हाँ वो तो हाँ। है ये। और ये भी होता है ना कि तो- हमारी टाइम निकलते जा रही है, बाद में उसका टाइम मिलेगा नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं। नहीं, लेकिन हम उसको अगर 1-2 साल थोड़ा डिले कर, अगर आपका पार्टनर सही हो, मैं मान लो, हमें थोड़ी पता होता है कि हमें 1-2 साल ही डिले करना है, लेकिन हमें तो पता ही अगर नहीं चला जर्नी का एंड कहाँ पे है। पर हम अगर कोई नई चीज चालू कर रहे हैं, तैयारी वगैरह करना, प्रिपरेशन करना, हाँ। और उधर भी उसी दूसरे फील्ड में भी जाना चाहते हो, तो दो नाव की सवारी करना बड़ी मुश्किल हो जाता है ना। अगर आपकी पहले से कोई पर्सन हो, आप जिसके साथ अटैच्ड हो और हेल्पफुल हो, तब तो बेहतर है। नहीं, इसमें कोई परेशानी लेकिन नहीं ये है, मतलब एस्पिरेंट्स का हिसाब हमेशा से। डाउट रहता है, मैं देखा हूँ, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। एक लड़का था, वो मेरे को कॉल करके पूछता है कि सर ऐसा है, मैं लाइब्रेरी गया पढ़ने, वहाँ एक लड़की दिखी मुझे, ठीक है, अब मैं ट्राई करूँ कि उससे मेरा प्रिपरेशन तो नहीं हैम्पर होगा। लाइक ये ऐसे तो ऐसे अब सवाल मैं भी पूछते हैं मतलब बंदे। हर मेरे किसी हिसाब का- से ना ये एक माइंडसेट है। अच्छा, मैं बहुत एक बार- चीज जानना चाहता था आप सभी लोगों से, ये कि मतलब अभी की जो लाइफ है हाँ। और इंजीनियरिंग सर्विसेज निकलने से पहले हम सभी तो जॉब में ही हाँ थे, हाँ। तो अभी तो लाइक हम सभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ। तो कैसा चेंज हमें ऑब्जर्व हुआ है, मतलब अगर देखे तो एक कि क्या चेंजेस आया इंजीनियरिंग सर्विसेज देखो, के जिस पहले और बैकग्राउंड बाद। से मैं बिलोंग करता हूँ ना, उसके लिए तो ये लाइफ अनइमेजिनेबल थी। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं ऐसी लाइफ कभी जीऊँगा, ठीक है, और वो लाइफ मैं जी रहा हूँ, मतलब ये खुद ही बहुत प्राइड की बात है।
एंड अच्छा एक चीज और, तुम बिहार से हो तो बिहार में तो बोली लगती है तो ऐसा भी कुछ चल रहा है क्या? नहीं बोली नहीं लगवाना अपने को। या अभी मार्केट में ओपन नहीं हुआ। अभी मार्केट क्लोज है। तो बता विनीत तेरा क्या था? नहीं बिहार का नहीं हूँ मैं। नहीं हरियाणा में भी तो लगती है। लेट्स नॉट डू दिस बिकॉज़ मतलब मैं तो इससे आगे नहीं, राजस्थान की तो भाई बात ही अलग है। अभी मेरे को पता नहीं। मैं अभी मार्केट में नहीं मैं गया भी तो हूँ। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल है, सबसे छोटी यंगेस्ट है। तो विनीत तुम्हारा क्या था चेंज ऑब्जर्व हुआ उस? यार मतलब जॉब मैं पहले का था वो भी एक अच्छी जॉब थी, यहाँ पे भी एक अच्छी जॉब है, लेकिन जब आप एक इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करते हैं, एक हाँ। ग्रुप पे ऑफिसर बनते हैं, तो उसके साथ में जो एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी आपको जो मिलती है ना, और मुझे लगता है एक साथ में एक आइडेंटिटी आती है कि वहाँ पे आई एम जस्ट एनी अदर Employee. एम्प्लॉय, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ देश के लिए, मैं कैसे देश की हेल्प कर सकता हूँ, कैसे नेशनल सर्विस में अपनी मतलब जो contribution कर रिस्पॉन्सिबिलिटी सकता हूँ। आप पे है वो उसमें बहुत फर्क है वहाँ और हाँ। यहाँ पे। तो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आता है उसके साथ में जो रिस्पेक्ट मिलती है आसपास में, कोई भी अगर बात करता है कुछ भी कहता है, आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे work कर रहा हूँ। सर्विसेज मैंने क्लियर किया है यूपीएससी का, तो उसके साथ में एक जो है अटैच्ड जो एक ऑरा है वो काफी अच्छा है, काफी डिफरेंट है, जो इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब जो इससे पहले ना, मतलब आप सुनते हैं पहले, बट जब आप ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल आते हैं तो वो एक अलग हाँ। फीलिंग खुद से आती है। सही है। वो चीज मेरे हिसाब से ना एक बात ये भी है, आई थिंक जिस हिसाब से मेरे को सीनियर्स ने हमेशा बताया, क्योंकि अपने को तो आइडिया नहीं है देखो आगे क्या होने वाला है, जो एक्सपीरियंस है वही बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो जॉब तो सभी करते हैं, बट जो जॉब में सेटिस्फाइड है ना, दैट गाय इज लिविंग द लाइफ। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे अभी से कि हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं और किया है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें, लाइक उसके जो एग्ज़ाम्स के पैटर्न की बात करें अगर, तो किस तरीके का होता है? लाइक हमने देखा कि प्रीलिम्स में जीएस रहता है, जो एस्पिरेंट्स ना बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं जीएस को लेकर, काफी ज्यादा, क्योंकि तो एकदम अपोजिट हो गया ना उनको वो। लगता है कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जीएस है और सिविल सर्विसेज का जीएस वो उससे रिलेट कर लेते हैं। तो हम चूंकि क्लियर कर चुके हैं, हमने एग्ज़ाम दो बार एग्ज़ाम्स दिए हैं कई बार, तो हमें इस पॉइंट को क्लियर करना बेहतर रहना चाहिए। तो अमन या शुभम, आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जीएस किस ये- तरीके से डिफरेंट है ये और शुभम कैसे बताएगा। प्रिपेयर किया शुभम जाए? के सबसे ज्यादा मार्क्स है GS में। देखो मैं एक्चुअली मैं भी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाया था जीएस के हिसाब से, मेरे पास टाइमिंग था, बट मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि जीएस में ना जितना ज़्यादा आपका अटेम्प्ट्स होगा ना, तो उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे, because nobody knows the correct answer. Nobody knows the correct यूपीएससी के हर एग्जाम्स के क्वेश्चन में, जीएस के क्वेश्चन में तो ऐसा ही रहता है जनरली। तो वही और तो इनफैक्ट मैं ना हमारे- हमेशा अपना अटेम्प्ट 100 नंबर्स का रखता था, 100 क्वेश्चंस करता था उसमें पूरे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाता कि एक क्वेश्चन का आता ही नहीं है तो वो मैं छोड़ देता। आइडिया ही नहीं है। तो वो वैसे रहता था, और हमेशा लेकिन मेरे जब- मार्क्स ना 90 से लेकर 100 तक आते थे। अच्छा, मतलब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किए उतने मार्क्स आए। नहीं मतलब ऐसे वो होता है, मतलब गलती करके होके नेगेटिव वो कुछ negative तो होके कुछ फिर ना कुछ मतलब- तो आता ही है, हाँ, ऐसे तो नहीं कुछ अब भी ऐसे नहीं ऐसे कोई आता। मार देता है, जब तक 90 मतलब हाँ, 70% श्योर नहीं होगा तब तक तो ऐसा हाँ, टिक नहीं करता आई थिंक होगा। ये एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अपन यूज Yes, करते हैं ना। एलिमिनेशन टेक्निक यूज किए तो बेहतर काफी वो अच्छा हो जाता है। हाँ, वो अपने Generally आई क्या थिंक करते हैं आईआईटी के यार? प्रिपरेशन में भी अपने यही करा ही था हाँ। कि ए और बी छांटना 4 है। ऑप्शन होते हैं, उसमें से 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी हाँ। 2 बचते हैं, उसी में डाउट रहता है। हाँ, उसमें भी थोड़ा अगर और हम उसमें से भी एफर्ट किसी मारे एक की तो तरफ इंक्लिनेशन के लग रहा है कि नहीं यही सही होगा, 70% लग रहा है आपको कि हाँ सही हो सकता है। तो उसमें क्या कभी ऐसा वैसे होता वैसे। था कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, हाँ, अब हाँ। समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लगाएं, लास्ट अब लास्ट तो तक समझ चलो नहीं आता अक्कड़ है। पकड़ बम्बे इवन आप भाई जय माता दी बोल के ये लगा। इवन आप टिक भी मार देते हो ना, तो OMR में वो रंगने का मन नहीं करता है। ये तो है बट ये मैं अपने दिल पे पत्थर मार के मार्क कर ही नहीं। मतलब जीएस में अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमारे जिस जीएस में हमें पता है कि 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें हम एज ए इंजीनियर्स कुछ सब्जेक्ट में हमारी स्ट्रॉन्ग कमांड होती है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैथ हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, हाँ। और हम एज सिविल इंजीनियर है तो हमारा Advantage तो मिलता है यार। सिविल का कुछ जो सब्जेक्ट था ना, हाँ। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैकेनिकल का मटेरियल साइंस मटेरियल साइंस हो गया, तो ये सारी चीजें कुछ अपनी जो इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल वाला पॉइंट था वहां से कॉमन मिल जाता था। बाकी जो तो- प्योरली ऐसे होते हैं, इथिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, वो सिविल वो सर्विस लॉजिकल भी, हाँ, लॉजिक मतलब- से भी मतलब उनको हम क्लियर कर सकते हैं। मतलब 100% सिविल सर्विस रहा नहीं, उसका कुछ पार्ट है, उसका कुछ पार्ट हमारा हाँ। GS है और बाकी टेक्निकल है।
Exactly. पहले जो 2016 के पहले पैटर्न था ना वो कम्प्लीटली सिविल सर्विसेज वाला था। हाँ 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 बात तो सही वो कह तो रहे हो। है। क्योंकि मैं उस टाइम प्रिपेयर करता था तो मैंने थोड़े पढ़े थे ज्योग्राफी वगैरह। अभी इतना ज्यादा वो जनरल स्टडीज बोला जाता है बट हाँ। इतना वो basically general नहीं है। engineering उन्होंने है। किया ही होगा आई थिंक, Engineering ज्योग्राफी है। वगैरह कोई कर दिया नहीं, होगा नहीं, 2016 के टाइम अगर दिया होगा नहीं नहीं भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं दिया 17 तो तब इसमें मेनली इंजीनियरिंग बेस्ड ज्यादा रहता है, कहने पे जनरल स्टडीज बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अगर आपकी इंजीनियरिंग अच्छी है तो उससे रिलेटेड काफी कुछ रहता है। मैं इसमें काफी लकी हाँ। रहा हूँ। मैं 2017 का पास आउट हूँ और 17 में ही पैटर्न चेंज हो गया। सही है, अच्छा हुआ ये तो। वैसे एक चीज बताओ कि अब जैसे 21 में हम सबका इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर हुआ, हाँ। लेट से कि अब 22 का भी इंजीनियरिंग सर्विस था, तो क्या तुम लोगों ने अप्लाई किया था 22 के लिए कि मतलब कि अगर एकदम इन पता केस था कि होने ही वाला है। 21 यार नहीं मैंने होता है तो- फॉर्म तो अप्लाई कर दिया था, मतलब 22 हम्म। के लिए भी, हम्म, पर मैं एग्ज़ाम नहीं दिया था, प्रीलिम्स का भी नहीं दिया था। हम्म, जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम दे दिया 2021 का, हाँ, तो मेंस एग्ज़ाम देने के बाद और जो लोग जिनसे कांटेक्ट में या टच में था उनसे हाँ। बात हुई, तो मुझे लगा कि हाँ सबका पेपर उसी तरीके से गया है, और मतलब ये तो उम्मीद थी कि रैंक आ जाएगी। लेकिन यूपीएससी तो कम्प्लीटली ब्लैंक चीज है ना, वो कभी नहीं बताता कि आपके किस पेपर में कितने मार्क्स हैं। हाँ, वो बताता बात है। बस नहीं है। रोल नंबर दे देता है। बताता नहीं है, लेकिन कुछ तो आइडिया अपने अंदर से एक फीलिंग है ना, जब 2 बार लास्ट के अच्छा, 2 बार अच्छा। से दे रहे थे, हाँ, तो अपने ऊपर जो फेथ कॉन्फिडेंस था हाँ, कि यार चलो पिछली बार नहीं, क्योंकि पिछली बार 20 के एग्जाम में जस्ट मार्जिन से रह गए थे, हाँ तो ये उम्मीद था कि जब हम मेहनत को एफर्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ना, तो ये तो श्योर था कि मतलब मैं- होना तो है, मैं तो भी इसलिए मैंने इसमें 22 का believe नहीं करता हूँ। दिया था। और एक लगातार 2-3 बार से दिए जा रहा था ना, तो अब लग रहा था कि यार इस साइकिल से निकलना है, हाँ, हो जाए तो बेहतर है, जितना अपना फुल एफर्ट देना है दे देते हैं, नहीं तो हमने एज अ बैकअप नहीं कह सकते, अच्छी जगह पे थ्रू गेट के एग्जाम के थ्रू ज्वाइन कर लिया था इंडियन ऑयल में। तो वहीं पे ही कंटिन्यू करते हाँ हैं। हाँ, मतलब एक बैकअप था तो मतलब यू नो। ये एग्जैक्ट, हाँ मतलब कह सकते हैं, तो इसीलिए मन नहीं था दोबारा से अब देने का इंजीनियरिंग सर्विस हाँ, का। नहीं मेरा तो ऐसा सीन था ना कि मैंने जब 18 में भी क्वालिफाई किया था, तो जैसे राधे ने किया, मैंने भी 19 का प्रीलिम 19 के लिए अप्लाई कर दिया था, क्योंकि घर हाँ। वालों ने बोले कि कर दो, अगर 18 नहीं हुआ तो क्या करोगे। हाँ, हाँ। लेकिन रिजल्ट आने के पहले 19 का प्रीलिम्स हो गया, फिर भी मैंने नहीं दिया, क्योंकि अंदर में एक कॉन्फिडेंस रहता है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो ना, 3 चीजें होती है जो भी बच्चा देता है। पहली बात, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रहती है ना, उसको पता होता है कि उसका नहीं होने वाला है। हाँ बात तो सही ठीक कह है, रहे हो, पहले वो बार लास्ट में पता में चल वो जाता बोलता है। है। अब वो टॉपर लोग अलग हैं जो अच्छा लिख के भी बोलते हैं नहीं मेरा तो बहुत बेकार गया, वो बात अलग है। बट मैं इनसाइड की बात कर रहा हूँ, खुद आदमी को पता रहता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, वो उसमें बहुत फर्क है वहाँ और यहाँ पे। तो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आता है उसके साथ में जो रिस्पेक्ट मिलती है आसपास में, कोई भी अगर बात करता है कुछ भी कहता है आप कहते हैं, बता दिए तो लगता है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी होता है। एक तीसरा कंडीशन सबसे बेस्ट वो होता है जब आप प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करके तैयारी करते हो, मतलब और इतने कॉन्फिडेंट रहते हो कि बीच में आप वेब सीरीज भी देख रहे हो, ये सब भी कर रहे हो, लेकिन आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो रहा है। हाँ। जितने आपको टेस्ट सीरीज लगाने आपने लगा लिए, ठीक है, और जितने आपको रिवीजन करनी है, मैंने तो एग्जाम से पहले 4-5 बार रिवीजन कर लेता था। मैं हमेशा कोशिश करता था कि जैसे एग्जाम मार्च में है ना, तो मैं अपने सिलेबस अक्टूबर तक खत्म कर दूं। यार फिर तो अच्छी आप बात काफी है, फास्ट अच्छी हैं, हमारा ऐसा नहीं होता ये था। वाला मैं काम कर लेता था, तो आई यूज्ड टू डोमिनेट ओवर मेंस। मतलब मेरा जो मेन पॉइंट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बोल सकते हो, प्रीलिम्स नहीं होता था, मेरा मेंस होता था। और मेंस में मैं डोमिनेटिंग होता था। मैं सोचता था क्या ही पूछ लेगा मुझसे, पूछ के दिखा, ऐसे वाला मेरा रहता था। तो अच्छा पेपर देने के बाद भी मैं नेक्स्ट एग्जाम नहीं भरता था। इवन 2021 का एग्जाम दिया था, 22 का मैंने फॉर्म भी नहीं डाला था, तो मुझे पता था होना था। हाँ, बट टॉप 10 में आ जाऊंगा ये नहीं पता था। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है। वही मतलब कुछ ज्यादा ही है। सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, तो हम आराम से मतलब कुछ भी कर सकते हैं यार, लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो वही, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपकी प्रिपरेशन तगड़ी होगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ होता है, जाएगा। अपने आप आ जाता है। मेरे केस में थोड़ा उल्टा रहता था, मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता था। तो मैं लास्ट डे तक भी है ना कि जैसे तैसे कि मैं सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हाँ, कुछ मॉक्स दे दूं, मैं एकदम वैसा चलता था। अच्छा। हाँ, वही होता है ना कि थोड़ा सा एकदम की पैनिक होता है जो लास्ट मोमेंट वाला, कि हाँ। यार देखता स्टार्टिंग में खूब मजे किए, अब लास्ट का कुछ टाइम वो आ गया, ऐसा सीन हमारे साथ भी रहता था। नहीं, अब लास्ट का टाइम आ गया। मेरा ऐसा सीन रहता था ना कि जैसे कि कुछ लोग को मैं देखता था कि एग्जाम के बीच में, मेंस के पेपर के बीच में गैप मिलता है, या प्रीलिम्स के बीच में भी गैप मिलता है, तो वो गैप में लोग बुक निकाल के पढ़ने लगते थे। हाँ, वो ठीक है, हाँ, वो तो वो रहता है लोगों के अरे, मेंटल अलग- की, हम कुछ कर लेंगे मतलब 2 घंटे में, टेस्ट लेकिन सीरीज अलग चीज है, एग्जाम के दिन की बात कहानी अलग अलग चीज है। अलग चीज है वो। मैं कहानी थोड़ा बताता हूँ। उसमें मैं 7:30 को पहुंच गया था,
ठीक है, सेंटर सुबह पे। सुबह, हाँ सुबह 9 की पेपर होती है, मेरा ठीक है। एक्चुअली घर मतलब पटना से थोड़ा दूर है, तो पटना में बस लेके आता था। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ। ठीक है, पटना में मेरा सेंटर पड़ा था। तो और यूपीएससी के सेंटर थोड़े एक्सक्लूसिव होते हैं, वो उतने हर केवी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जनरली लेते हैं। केवी होता है हाँ, के भी जनरली। होता है और सरकारी वाला होता है। तो एक बंदा वहाँ आया, ठीक है, वो पता है क्या किया वो एक बेंच लगी हुई थी, वो आके सो गया मैं देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है, मतलब ऐसे वाला। मैं बोला चलो कितना चिल है, और मेरा पहला अटेम्प्ट था वो, ठीक है। मैं मोस्टली उसके एक दिन पहले पढ़ा था, मतलब जो आप लोग बता रहे हो ना कि एक दिन पहले प्रोक्रेस्टिनेशन करते हुआ कि नहीं होगा, पढ़ते लास्ट टाइम था। तो हाँ, मैंने पढ़ा था, मतलब उस दिन रात को 9 बजे तक मैं पढ़ाई किया था एग्जाम के एक दिन पहले। जनरली लोग बोलते हैं कि दिन पहले मत पढ़ना, हाँ, पहले attempt लेकिन में वो यार रिस्क अंदर नहीं से ले नहीं सकते। होती हाँ, है पहले फीलिंग। अटेम्प्ट में रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में मैं तो 2 दिन पहले नहीं पढ़ना छोड़ दिया था। अरे एक जब आपकी तैयारी अच्छी हो हाँ, जाती है हाँ। तो फिर 2 दिन 3 इवन दिन मैं पहले देखता भी था छोड़ एग्जाम के दो। बीच में जो गैप होता है उसमें भी लोग पढ़ते रहते थे, मैं मस्त चिल कर रहा हूँ, उधर घूम रहा हूँ, पटना में गोले वोले खा रहा हूँ, गन्ने के जूस पी रहा हूँ। नहीं ये अब ये लोग तो जाके एग्जाम जरूरी दिया है, कि ये जो होना है जरूरी है, होगा। ये जरूरी है। जैसे मैंने भी अपने हाँ, ऑल्दो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन को काइंड ऑफ होलिस्टिक रखा पूरे टाइम, कि मैं अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, क्योंकि ये तो एग्जाम है यार, तो एग्जाम तो चलती रहती है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो मैं भी ऐसे ही रिलैक्स लेता था। अपने लास्ट डे तो मैं कुछ नहीं पढ़ता था, उस दिन तो बस प्रॉपर अपना बस नॉर्मल कुछ खाना है वाना है, हाँ। कुछ वो भी ज़्यादा वो हैवी नहीं नॉर्मल खाना, रिलैक्स करना है। उसमें ये रहता है ना, मुझे मतलब पर्सनली वैसा फील होता था कि तुम अपने 6 महीने की तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखो, ना कि हाँ। 6 घंटे की 6 तैयारी घंटे राइट, की राइट। तैयारी में। हाँ, जो पहले दिन तुम कर रहे हो। तो पहले दिन कंसिस्टेंसी। तुम रिलैक्स करने की कोशिश करो कि तुम कितना रिलैक्स हो सकते हो। राइट। एंड मोमेंट में जब आप पढ़ने लग जाते हो ना, तो मुझे वैसा लगता है कि थोड़ा काइंड ऑफ एंग्जाइटी होने लग जाती है, बिल्कुल, नर्वसनेस उससे आने लग और जाती आपका है। मतलब टेक्निकल चीज़ है ना, हाँ, लास्ट नर्वसनेस मोमेंट पे बढ़ेगी। इतने फॉर्मूले रहेंगे, हाँ, अगर हम लास्ट मोमेंट पे सब कुछ देखना चाहेंगे ना, सब कुछ हौच पौच हो जाएगा और हाँ, फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए जो 6 महीने की बात कही ना, 6 महीने जो हम कंसिस्टेंट रहे, हम्म, वो ज़्यादा मैटर करेगा लास्ट के 6 घंटे। कोई बंदा जैसे कि मेरे बगल में पढ़ रहा है, ठीक है। अब जनरली क्या होती है, फॉर्मूलोज की कंपाइलेशन एक बुक आती है, ठीक है, वो खोल के बैठ जाएगा बगल वाला बंदा। अगर मैंने गलती से भी उसमें देख लिया ना, तो उसमें एक ऐसा फॉर्मूला दिख जाएगा जो मैं पढ़ा ही मैंने नहीं पढ़ा हूँ। नहीं है। और वो फिर वो अंदर प्रेशर, प्रेशर बनाने लगता है कि भाई मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, मेरा पेपर अच्छा नहीं इसीलिए जाएगा, लास्ट में छोड़ इसलिए दो। मैं लास्ट में कुछ देखता ही नहीं हूँ। और मुझे एक दिन पहले तो हम्म। पढ़ाई में छोड़ देता हूँ। मुझे एक ये चीज फील होती थी कि जब एग्जाम से एंटर करने से पहले ना, आपको लगता है कि यार ये आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं आता है। लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स होकर जब आप जाओ ना एग्जाम में, तो वो आपने अगर अच्छे से तैयारी किया, आपका माइंड खुद लिखेगा लेकिन वहाँ विनीत, पर। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो लास्ट मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, और वो मैं क्वेश्चन नहीं आएगा मैं ना, तो लास्ट डे आपकी किसी दोस्त का कॉल ही नहीं उठाता। ये स्टडी ग्रुप वाले। स्टडी ग्रुप वाले ये फेस करते हैं लास्ट लास्ट मोमेंट। मतलब 8 बजे के बाद में, लास्ट नाइट में 8 बजे के बाद कोई भी कर ले कॉल, फोन फोन साइलेंट में रहेगा, ये नहीं चीज तो उठाऊंगा। मैंने देखा है, क्योंकि मतलब शुभम टॉपिक के बोल साथ देंगे ये पता पढ़ा है था। क्या, अब आप सोचोगे यही तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये हो जाता है। अब सेकंड अटेम्प्ट के जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मैं तो चाहता नहीं था कि वापस दो इसको, क्योंकि मैं सोचा कि एक बार अपना ना पूरा फुल अटेम्प्ट दे दो, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि आप अगले बार इससे बेस्ट कर सकते हो। तो मेरे को तो फोर्सफुली भैया ने मेरा फॉर्म भरा था अच्छा 22 का 21 वाला भी और 22 वाला भी। Okay. जैसे 20 में तो फेल हो गए थे, तो मैंने किया अब तो नहीं देना है, अब इतना तो बेस्ट कर लिया, अब क्या, अब इससे बेस्ट क्या करूँगा मैं। तो 21 का एनी हाउ उन्होंने भर दिया, अच्छा तो फिर वापस चले गया मैं एग्जाम देने। तो वो फिर लकीली मैं उसमें सेलेक्ट भी हो गया। बट वो जो 22 वाला है वो भी इसके बीच में पड़ा था। मैं क्या, अब तो थोड़ा डर लग रहा है, क्या पता हो ना पाए। तो जॉब के साथ प्रिपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट रिस्की, है, मतलब डिफिकल्ट होता है, रिस्की तो नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो पॉसिबल है। एक अब चीज करके बताओ। दिखाया अपन ने। अच्छा, एक करके चीज दिखाया बताओ, आपने। एग्जाम देते जब हम लोग प्रीलिम्स देते रहते हैं, हाँ हाँ उस समय 2 मेंटल थिंकिंग रहती है। एक पहला होता है कि हमने जो क्वेश्चन में टिक मार दिया वो सही है कि नहीं सही है, ये वाला डायलेमा हमेशा माइंड में रहता है। एक होता है जो होगा देखा जाएगा। तुम लोग का कैसा था, मतलब सीन? तो मैं तो ये देखता था यार कि मुझे ना मतलब दोबारा अटेम्प्ट चेक करना है। करते थे कि नहीं करते थे नहीं, नहीं। क्वेश्चन सही करने मैं तो ऐसे देखो 150 क्वेश्चन है यार, बहुत हाँ। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, रिव्यू तो तो नहीं कर सकते। रिव्यू करने का टाइम है नहीं। हाँ। मैं उसके बजाय उस पर फोकस करूंगा कि जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज्यादा सही हो। अच्छा अच्छा। जनरली एक बार देखने के बाद ना इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि हम दूसरी Recheck बार कर उस क्वेश्चन को कर पाए, मतलब दोबारा से रीचेक। और न्यूमेरिकल है तो इतनी लंबी, अगर न्यूमेरिकल है तो दोबारा कैलकुलेशन चेक करने का टाइम नहीं मिल पाता। अगर कर लिए ना तो फंस गए और हमारा बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता था। ऐसा हुआ है हमारे साथ 21 के पहले वाले जो अटेम्प्ट थे उनमें। सही बोल रहे हो, तो- ये तो होता है यार, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसमें एक बात बताओ, जैसे अभी हम एग्जाम दे के आते हैं, तो बहुत बार होता है कि एग्जाम दे के आने के बाद हम लगाते हैं कि हमारे नंबर कितने बन रहे हैं। हाँ ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव भी होता है उसमें कि हमने इतना हाँ। टाइम किया, ये वाला सही है, इसमें इतने आएंगे मार्क्स। तो वो करते थे कि नहीं करते थे? यार ये तो मैं हमेशा करता था, ये मतलब मेरे मतलब साथ। नंबर निकालते थे कितना आ रहा है। हाँ, मैं निकालता था उसी रात। अगर कोचिंग के आंसर की आ जाती थी तो मैं मतलब 20-21 के अटेम्प्ट की बात बताऊं तो मैं और कार्तिक
मतलब हम आके रात में 2-2 बजे तक जग के अपना मिला लिया कि हम दोनों का कितना कौन-कौन सा ऑप्शन है, और कोचिंग के भी आंसर की जनरली 2-3 बजे रात तक निकल जाती थी। तो मिला लेते थे, तो थोड़ा-सा क्या होता था ना, अंदर से एक अरे शांति मिलती थी मिल जाती थी। कि और यार ये दोनों मिलके अगले 4 दिन मुझे परेशान करते, तूने क्यों नहीं लगाया अभी तक, तूने क्यों नहीं लगाया अभी तक। हाँ, मेरे कितने आ रहे हैं बता। मैं ये करता नहीं count। मिलाता ही नहीं रहता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि हाँ तो मतलब इसका ये भी होता है कि कहीं सही एक बार नंबर क्या नहीं आया तो फालतू में जीएस एक का बार हो पेपर जाएगा। था जो 21 वाला, ये हाँ। मिला के अपना मार्क्स बता ही नहीं रहा था। हाँ। मैं इसके रूम पे गया और मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ कि यार शुभम कितने हैं, क्योंकि हम चारों कैसा था कि यार मतलब पता तो चले कि हम कितना क्या कितने सबके आ रहे हैं, तो मैं जाके इसका काउंट करके आया था। होता ये है ना कि जब मिलाओ ना और कंटिन्यू 4-5 क्वेश्चन गलत होने लगते हैं वो भी शुरू के, हाँ मन नहीं करता है कि आगे मैं मिलाऊंगा, जो ऐसा होगा हो- देखा जाएगा। ऐसा होता था 19-20 वाले अटेम्प्ट में, हाँ, हाँ। जब दिया कि कुछ टाइम में थोड़ी प्रिपरेशन की कमी थी। हम्म। 21 की जो अटेम्प्ट दिए थे ना, उसमें कॉन्फिडेंस था, मतलब अंदर से दोबारा से देने की आई वजह से थिंक मतलब टाइम लगता है ये टाइम लगता है। हाँ, आपको वो कॉन्फिडेंस मैं बिल्डअप बता रहा होने हूँ ना, में। मैं भी पहली बार जब गेट दिया था ना मैंने एग्जाम, तो उसमें मेरा एकदम बुरा हाल हो गया था। इनफैक्ट मैं स्पेशली जो दो मतलब बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना 2 मार्क्स के, उसको मैं सॉल्व कर लेता था और माइंड में ऐसे डायलेमा ही रहता था कि मैंने सही किया कि नहीं किया, तो मैं उसको रीचेक करने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर देता था और मेरा क्वेश्चन छूट जाता था। और रीचेक में वो जो क्वेश्चन कर लिए ना, हाँ हाँ। वो गलत हो जाते हैं बाद फिर यू नो मेरा टर्निंग पॉइंट पता है कहाँ पे आया? एक बार इसरो का पेपर हुआ था, हाँ ठीक है, याद इसरो है। का पेपर था और उस टाइम मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की मेंस की तैयारी कर रहा हाँ था, हाँ प्रीलिम्स बीच क्लियर में हो आता है चुका था उसके। मेरा। हाँ तो बीच में आया था, अब सारे बंदे एक हफ्ते के लिए सोचे कि मेंस ड्रॉप करके इसरो में लग जाते हैं, सब लोग वही कर रहे थे। मेरा मतलब मैं सोचा था कल से करूंगा, जो टालने की आदत है ना मेरी बहुत बुरी है, ठीक है। इस मतलब मैं प्रायोरिटाइज ईएस को कर रहा था, इसलिए मैं इसरो को टाल रहा था कि कल से करूंगा। ऐसे करते करते पूरा वीक निकल गया। अब सैटरडे संडे बचा और संडे को इसरो का पेपर था मेरा, ठीक है। तो फिर मैं सोचा नहीं सैटरडे करूंगा, फिर सैटरडे भी निकल गया। फिर मैं सोचा संडे को सुबह में 2 घंटे उसके प्रीवियस ईयर देख लूंगा और एग्जाम देने चले जाऊंगा। हाँ फिर सुबह उठा, ठीक है, मैं वो 2 घंटे लोगों से बात करने में, लोग ही मेरे रूम पे आ गए, अरे ये क्वेश्चन आने वाले, वो परेशान कर दिए, मैं वो भी नहीं देखा, डायरेक्ट मैं बिना प्रिपरेशन के पहुंचा एग्जाम देने। अब आपकी प्रिपरेशन है नहीं, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज कर रखी है तो टेक्निकल ऑलरेडी अच्छा है, और इसरो में भी टेक्निकल, इंजीनियरिंग के टेक्निकल प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पूछते हैं, अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे हुआ कि अब जो होगा देखा जाएगा वैसा वाला सोच के मैं बस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें बेस्ट कौन लग रहा है, मुझे सही कौन लग रहा है, मैं लगा दिया। मैंने सोचा ही नहीं मेरा सही हुआ गलत होगा। ऐसे करते करते जल्दी एकदम जल्दीबाजी में 2 घंटे का पेपर होता है, मैंने 1.5 घंटे में पूरा पेपर खत्म। मेरे साथ भी ऐसे मोस्टली आधा घंटा मतलब स्पेयर बच गया मेरा, मैं बैठा रहा, ना मैं ना रीचेक करूंगा ना कुछ करूंगा। मैं और भी you know, ऐसे ही करता था मोस्टली। और फिर तुम ऐसे कैसे करते चिल हो? माइंड के कारण पता है क्या हुआ, जब चिल माइंड से आप पेपर देते हैं एकदम कामली होके, हाँ, आपको कोई जल्दी फर्क होता नहीं है। पड़ता है। मेरे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सही हो गए, मतलब 80 क्वेश्चन में 77 सही हो गए। ऐसा हुआ। हाँ सही। तो उस समय से मेरा वो टर्निंग पॉइंट था कि यार चिल होके देने से ना चिल पेपर काफी होना तगड़ा बहुत जाता है। जरूरी है, उससे गलतियां कम होती है। बट मैं ये बात बताऊँ ना, जैसे कि अपने अभी जैसे एक एग्जाम तो है जिस पर अपन मेन फोकस कर रहे हैं, इन बिटवीन अपन और भी एग्जाम्स अपन दे रहे हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए ऐसे नहीं कि आप अपनी मेन जो एग्जाम है उससे ब्रेक ले लो। मेरे हिसाब से तो आई थिंक दैट मैटर्स इज आप उसके लिए से आई थिंक एटलीस्ट इसके जैसे नहीं 2 दिन दे दो उससे पहले, और उसके प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। बस प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अगर आप देख लोगे ना, कि मोस्टली तो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। यार तुम दोनों ने प्रीवियस ईयर बात की, प्रीवियस ईयर पेपर, अमन तुमने भी बात किया, शुभम तुम भी। ये बताओ प्रीवियस ईयर पेपर का कितना रोल होता है मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में? प्रीवियस ईयर पेपर से ना एक बार ये पता लग जाता है कि आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस कितना स्कोप जा सकता है किसी सब्जेक्ट में। जैसे जैसे सिविल इंजीनियरिंग कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, इरिगेशन ही ले लो, इरिगेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अब वो पूरा तो कवर नहीं कराया जा सकता, हाँ तो कहाँ तक कवर करना है विचुअली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वो उससे पता लग जाता है। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि यूपीएससी का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत हेल्प करता है यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिलता है यार उससे। एक तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, और एक उसको करने से आपको यूपीएससी की मतलब माइंडसेट पता चल जाएगा कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है किस सब्जेक्ट्स में, तो आप अपने आप को उस तरह से ओरिएंट करके प्रिपेयर कर सकते हो। अब कुछ लोग पता है आजकल ये पूछते रहते हैं कि भैया ये यूपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विसेज 35 सालों से हो रहा है, तो क्या मुझे 35 साल का पेपर लगाना चाहिए या 5 साल का लगाना चाहिए? इसके ऊपर क्या सजेशन देना चाहोगे? मतलब जैसे मेरा ये मानना था कि देखो पूरा पहली करो। बात तो 35 साल की पेपर आप देख नहीं पाओगे।
नहीं, आप तैयारी के टाइम पे देख सकते हो, मैं स्टार्टिंग से मानता जब हूँ प्रिपेयर कोई कर भी रहे हो तो एग्जाम का पैटर्न हर 10 साल पे चेंज होता है। मान हाँ। सकते तो हो। 10 साल से पुराने पेपर लगाने की उतनी नीड नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन अगर आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन लगाते हो ना, उसी को बार बार लगाते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर आप कितना स्पैन कवर करते हो। मैं भी ऐसे ही करता था, जैसे अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक चल जाता था, और कम टाइम है तो 10 साल पहले 2010 तक का देखता था। बट जैसे लगे लगता है ना, कभी कभी कोई सब्जेक्ट में अपने को वीकनेस है, जैसे स्टील का सब्जेक्ट था, मुझे थोड़ा उसमें थोड़ा वीक लगता था, तो उसमें मैं सारे ही देखता था मतलब जितने भी पुराने हैं, जिससे क्या एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि इसका मतलब ये है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ये भी पता लगता है, जिस हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं तो ये पता लगता है कि ये कंसेप्ट में ये कमी रहेगी मेरी, हाँ हाँ, तो उससे मैं ये भी सुधार लेता था। मॉक टेस्ट मुझे तो लगता था बहुत इंपॉर्टेंट है देना, मतलब आपका लेवल कितना है जानने के लिए, ठीक है। तो बट एक साथ में ये भी होती थी मेरे साथ प्रॉब्लम कि जब तैयारी करते होते थे टाइम की बहुत कमी होती थी, तो टाइम मिल नहीं पाता था इतना कि उसकी प्रिपरेशन भी कर लें, टॉपिक तैयार भी कर लो, मॉक टेस्ट भी दे पाए, तो बहुत कम दे पाता। तुम्हारे साथ में मतलब कैसे होता, तुम कैसे मैनेज करते थे वो सब ये बात तो आप सही कह रहे हो कि मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर टाइम मिलना बहुत टाइम को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। चीज़ें? पर उसी बीच में मान लो सैटरडे संडे टाइम मिल जाता था, तो एटलीस्ट मतलब कोशिश करनी चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज नहीं दे पा रहे हैं तो फुल टेस्ट जो है मतलब मॉक कोचिंग्स के भी, वो तो ज़रूरी देना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस का हो या फिर इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू देना। तो मतलब वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो वो तूने ये बहुत- कितना फुल लेंथ कितना दिया था, मतलब मेरा लाइक फुल लेंथ जो आता है ना टेस्ट सीरीज में, वो तो लगभग 10-12 रहते हैं। गेट के मैंने देखे हैं 4 से स्मॉल, मतलब ऐसे सिंपल, मीडियम, एडवांस, 3 लेवल के आते हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो मतलब तुमने क्या किया था एग्जैक्टली? जब मेरे केस में तो मैं देखूँ तो मैंने टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर जैसा बताया था, हाँ, उन दोनों पे बहुत रिलाई किया था। तो अच्छा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखा था। हाँ, प्रीलिम्स के 20-22 टेस्ट लिखे थे, मेंस के 30 से 40 टेस्ट लिखे थे मैंने। तो वो मुझे, एक तो मेरी स्पीड बढ़ी उससे, एक्यूरेसी टेस्ट बाई टेस्ट बढ़ती गई। तो मतलब तो सारे टेस्ट दे दिए थे क्या राधे तूने? ऑलमोस्ट मैं हर तीसरे चौथे दिन टेस्ट देता, और सही है यार। जो हमारा ग्रुप था उसमें मेरे हम से लोग तो टेस्ट के हाँ, ऊपर मैं भी ज़्यादा ऐसे रिलाई था, करते मैं भी थे। ऐसे ही तेरा था। भी फुल सारे टेस्ट दे सारे दिए? टेस्ट थे, सारे जितने हो सके उतने। एक्चुअली इससे ना मैंने अपना स्ट्रेटजी इस हिसाब से बना रखा था, मेरी कोचिंग चलती थी ना, तो नोट्स आके पढ़ते हैं, उसके साथ में उसके शॉर्ट नोट्स बनाया था। हाँ, तो वो जो शॉर्ट नोट्स मेरे जो उस मान लो वो संडे को टेस्ट है, तो संडे को या सैटरडे को 1 घंटे या 2 घंटे में अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लेता था। बस इतनी प्रिपरेशन करता था रिवीजन के लिए, बस। बस। फिर टेस्ट दे के आओ। एक्चुअली टेस्ट में भी मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना, टेस्ट आप उसका एनालिसिस करो, हाँ ना कि सिर्फ टेस्ट हो। कुछ लोग क्या करते हैं, टेस्ट करके वो फिर छोड़ अपना देते छोड़ थे। लेते हैं, हाँ, बस। छोड़ देते हैं। बट उसका एनालिसिस से हाँ, पता लगता है वही। कि आप गलती कहाँ कर रहे वीक पॉइंट तो पता चलनी चाहिए। हो। और ये चीज़ मैंने ना जब ग्रुप बनाया ना, हम्म, जो हमारा ग्रुप थी, शुभम, मेरा, कार्तिकेय और सम्यक, और भी 3-4 लोग और थे उसमें, तो इस ग्रुप से हमें ये चीज़ सीखने को मिला था कि हम लोग क्या करते थे, टेस्ट दिए मान लो सैटरडे या संडे को, तो टेस्ट के बाद उसमें किसी की कोई गलती हो तो एक दूसरे की गलतियाँ ठीक करते थे, और सबसे कोई क्वेश्चन छूट जाता था ना टेस्ट में, वो डिस्कस करते थे। बहुत तो बढ़िया। ये बहुत हमारा ग्रुप का बेनिफिट था, और टेस्ट की तो बेनिफिट आपको मेरे पता ही हम है। लोग को तो Last सही में moment बहुत में ये बेनिफिट था। मिला यार। जैसे कि मतलब मेरा क्या सीन था ना, मैं पूरे टेस्ट सीरीज नहीं दे पाता था, ये हमेशा से रहा है। लाइक कुछ टेस्ट सीरीज तो छूटने ही छूटने हैं। फुल लेंथ का भी मैं 50% दिया था, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, सही विनीत जो बोल रहा है कि टाइम नहीं मिलता, ये वाला इशू तो रहता है। और जहाँ पे मतलब लाइक आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये वाला इशू बहुत बड़ा इशू रहता है। फैक्टर है जॉब के साथ, मतलब बहुत प्लानिंग बड़ा आप फैक्टर हो एक्सक्लूड जाता नहीं है। कर पाते। प्लानिंग तो मैं भी पूरी करता था कि इस दिन ये टेस्ट देने, इस दिन ये टेस्ट देने, सब प्लानिंग कर रखता था। बट वर्क प्रेशर कभी बढ़ा कभी घटा, उस कारण पूरे नहीं दे पाते। पर मैं उसमें क्या आप करता था, प्रायोरिटाइज कर लेते हो। बट हाँ, ये वाला काम मैंने किया था, जो भी टेस्ट दिए थे उसको एनालाइज किया था, वो इम्प्रूवमेंट एरियाज देखा था, और हाँ जो टेस्ट दिया था उसमें मार्क्स भी अच्छे आ गए थे। इसलिए फाइनली हो भी गया। हाँ, मेरे साथ भी इसमें ना एक चीज ऐसे भी करता था मैं अपने जॉब के साथ, जब 5 दिन जॉब होनी है फिर 2 दिन छुट्टी आनी है, तो वैसे करता था क्या, देखो और 2 दिन में ना फिर अचानक से ऐसा ब्रेक से आता था कि अब अचानक से मैं 2 दिन के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, सैटरडे संडे। है ना। तो मैं वैसे नहीं करता था, अच्छा। मैं बीच में एक छुट्टी ले रहा, अच्छा। मतलब मंडे ट्यूसडे गया, हाँ हाँ फिर वेडनेसडे छुट्टी ले ली, हाँ। फिर थर्सडे फ्राइडे। तो उससे ना मैं एक वीक में 3 दिन की प्रिपरेशन आती थी, और बाकी जो वीक डेज है उस दिन 4 घंटे निकाल ही देता था।
अच्छा अच्छा, इससे मतलब मेरी ब्रेक भी बन जाती थी हाँ हाँ। और प्रिपरेशन आती बट ये हर वीक छुट्टी लेना मिल पाता था? जॉब साइड से तो बहुत मुश्किल होता है। मेरी वो- सुपरवाइजर अच्छी थी इसमें। नहीं आपके जो कुछ तो बॉस होते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब हम्म। बॉस के व्हाट साथ इज योर अगर रिलेशन विद relation- द बॉस, ये मैटर हाँ करता है। वही ज्यादा मैटर करता है। Personal relation तो matter करते हैं यार। थे तो थोड़ा हो गया मतलब, नहीं तो थोड़ा और और- सपोर्टिव नहीं होते तो क्या होता है? जो मेरा बॉस था, ही इज नॉट सपोर्टिव एट ऑल। अगर उसको पता भी चल जाता कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो वो जानबूझ के काम और दे देगा और रात को 9 बजे तक रुकेगा, वैसा था। या इस केस में मैं कहूँगा कि जब हाँ। मैं शुरू में स्टार्ट किया था ना प्रिपरेशन करना, हाँ हाँ तो मैं जहाँ पे जॉब करता था पहली जॉब, हाँ। वहाँ पे जो मेरे बॉस थे ना, हाँ। उन्होंने बॉस और टीम बहुत सपोर्टिव थी। अच्छा उस टाइम पे मैं कोचिंग भी ले रहा था जॉब के साथ ही, तो उन लोगों की हेल्प और सपोर्ट की वजह से मतलब काफ़ी अच्छा टाइम मिल पाता था मुझे, मतलब प्रिपरेशन करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रोल है उन लोगों के लिए, मतलब थैंक यू कि वो लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे। सही है, टाइम भी मिल पाया तो हाँ। अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो। मेरा तो क्वाइट अपोजिट था यार। मेरा जो बॉस था काफ़ी मतलब जानबूझ के मेरे एंटी रहता था, ठीक है। इवन मैं जो ऑफिस टाइमिंग होता है ना कि 9 to 5:30, 5:30 पे निकलता था तो उसको दिक्कत कि ये 5:30 पे घर जा कैसे रहा है, ठीक होता है। है कभी कभी। हाँ हाँ, इवन मैं बताऊंगा इतना एंटी था कि जिस दिन मेरा मेंस का पेपर था उसका वीकेंड वो खा गया। लाइक वो सैटरडे को भी मुझे ऑफिस बुलाया और रात को मैंने 8:30 तक ऑफिस में था और अगले दिन एग्जाम और दिया। अगले दिन एग्जाम भी दिया बिना यार पढ़े हुए। ये स्ट्रेस को हैंडल करना फिर मतलब और वो वीक कंटिन्यू मैं चाहता था कि मेंस के एग्जाम के 1 वीक पहले मैं लीव लूंगा, हाँ ठीक है। उसने नहीं अप्रूव की लीव। यार ये तो कंटिन्यू तुमने डेली फिर मुझे बुलाया, कुछ कुछ कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उसका बहाना लेके कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है, यहाँ सबको ऑफिस डेली आना जरूरी है, इस वीक में किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसे बोल के उसने छुट्टी नहीं दिया। और वो वीक मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल कटा था। रात को 6 साढ़े 7 मतलब कर देता था वो जानबूझ के, 7:30 बजे घर पहुँचो। उसके बाद मेरे को माइंड में ना, मैं उतना लोड लेने वाला बंदा हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा सर दर्द होने लग जाता था, ये- क्योंकि हमेशा चिंता रहती है कि भाई पढ़ाई करनी है, इतनी प्लानिंग कर रखी है कि इस वीक में ये कवर करेंगे, ऐसे रिवीजन करेंगे। जब ये चीज़ें नहीं एक्सिक्यूट आप कर पाते हो ना तो सर दर्द होने लगता था। और मेरे को याद है मैं ना झंडू बाम आती है मैं वो पूरा ऐसे लेके ऐसे भभूत की तरह पोत लेता था। और जनरली वो लगाने के बाद आपको क्या होगा कि नींद आ जाएगी मस्त, और वो मेरे को नींद नहीं आती थी। मैं एकदम ऐसे फ्रेश फील करता था जैसे कि मैंने कॉफी पी ली है, अब पढ़ता था चिल होके। मैं इससे कह रहा था जो मेरी जॉब में भी ऐसा होता था। देखो जो हाँ। बीआईएस के काम है, मोस्टली कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, इन सब से रिलेटेड है। हम्म, तो उस समय मैं क्या करता था, जब काम तक करना ही है, देखो लेट नाइट तक, हाँ हाँ। तो सुबह लेट आ जाता हूँ ना। तो मैं सुबह 11 बजे ऑफिस आता था। लेकिन उसमें भी तो इशू होता है सीनियर को। तो सीनियर को पता है ना, बाद में लेट तक इसको खींच लेंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर एरिया हो तो काम तो पूरा कर ही जाता था। ये तो तो सही है। सुबह Basically मतलब सुबह वो- अपना 2 घंटा निकाल लेता था। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, बॉस टू बॉस डिपेंड करता है, मतलब हर केस में ये नहीं मिल पाती है। पर मतलब ये जनरली देख सकते हैं कि अगर आपका बॉस सपोर्टिव है और जॉब के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत हेल्पफुल होगा प्रिपरेशन करने में, कोई भी स्टेज पे हो आप एग्ज़ाम के। तो एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, मतलब हम ऑलमोस्ट जॉब भी किए, तैयारी भी करते रहे, तो हेल्थ के लिए हेल्थ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। अगर आपका हेल्थ सही ना हो तो मतलब जनरली प्रिपरेशन में ब्रेक आ जाती है और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मतलब तो सबकी अलग अलग एक स्टोरी होगी, कुछ होगी कि मेरे काइंड ऑफ health ऐसा के लिए रहता क्या है। ध्यान रखते थे। मेरा ऐसा रहता है कि देखो जैसे कि ऑफिस है, और कभी हेल्थ खराब हुई थी क्या बता बीच रहा में हूँ, हेल्थ खराब तो नहीं हुई थी, तैयारी के टाइम? बीच में थोड़ा सा फैमिली इशूज आ जाते हैं, ठीक है। और काइंड ऑफ मेरा खुद का टूथ सर्जरी हुआ था तो उसने ओह। 10-12 दिन ले लिए थे ऐसे ही। तो वो तो चलते रहता है, बट इन जनरल लाइफ में मैं बताता हूँ जो प्रिपरेशन कर रहा है बंदा, ठीक है, उसकी हेल्थ खराब होने लगती है क्योंकि लॉन्ग आवर्स तक आपको बैठने हैं। तो मेरा ऐसा सीन रहता है ना, मैं शुरू से थोड़ा फिटनेस में हूँ, ठीक है। दिखता है अभी आपकी बॉडी है। तो वो मतलब मैं ऐसा करता था कि जैसे कि ऑफिस से आया, ठीक है, अब ऑफिस आने के बाद आपको ना माइंड माइंड आपका ऐसे वर्क नहीं करता कि जैसे कि होता है ना, बोलेंगे अभी ये करो, फिर सेकंड ये करो, थर्ड ये करो। माइंड आपका ऐसे नहीं होता। माइंड आपको किसी चीज़ में घुसता है तो घुसे रह जाता है। वहाँ से खुद को डिटैच करना इज ए मेन टास्क। जैसे कि आप 6 बजे तक आप सोच रहे हो कि ये वाला कोई प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो या एवेलुएट कर रहे हो, एस्टिमेट वगैरह कर रहे हो, और घर आके सीधे हाँ अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं हो पाएगा। माइंड वैसे वर्क नहीं करता है। तो डिटैचमेंट के लिए मैं वर्क करता था, यूज़ करता था जिम को। मैं ऑफिस के बाद सीधा जिम निकल लेता था, वहाँ पे थोड़े वर्कआउट किए। और वर्कआउट करोगे तो माइंड थोड़ा रिफ्रेश फील करता है, आपको ऑफिस से पूरा डिटैच कर देगा एंड एक अच्छा आप रिलैक्स फील करोगे। एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था।
मुझे अब ध्यान भी नहीं रहता था कि ऑफिस मेरा कौन सा है, ऐसा टाइप का एकदम निकल जाता था ऑफिस की सारी इसमें। मेरे विनीत साथ तुम्हारे में साथ तो काफी क्रिटिकल थोड़ा- होता होगा ना हाँ। जॉब और सेफ हाँ, तुम्हारा तो कुछ भी मतलब मेंटेन हाँ। करना। बहुत मुश्किल रहता था, मुझे इतना टाइम भी मिल नहीं पाता था कि मैं कुछ एक एक्स्ट्रा हॉबी add परस्यू कर कर सकूं। तो बट मुझे क्या है ना, एक मतलब नॉर्मल वॉक्स लेना बहुत अच्छा लगता है। जस्ट अच्छा। लाइक कि कहीं पे भी आप थोड़ा ग्रीनरी हो या पार्क हो, कहीं पे भी वॉक्स लो। तो मैं क्या करता था, जब भी कुछ भी, जैसे मैंने एक टॉपिक कवर किया या कुछ फॉर्मूले रिवाइज किए, वो सब किए, तो उसके बाद में मैं निकल जाता था वॉक पर। वॉक पर मैं अपने माइंड में रिवाइज करता रहता था। अच्छा तो अच्छा। काइंड ऑफ मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं वॉक कर रहा हूँ, तो बॉडी को तो कुछ तो मिल रहा है, फ्रेश एयर मिल रही है, थोड़ा बिल्कुल, रिफ्रेशमेंट जरूरी है मिल यार। रहा है। यार मेरे केस में तो मतलब मैं देखा था कि 2019-20 की बात थी, सबको पता है कोविड भी आया था। हाँ, लेकिन हाँ। कोविड के पहले 19 वाला जो ईयर था, हम्म। उस टाइम पे हेल्थ मतलब मे बी डेंगू और इन सब की वजह से खराब हुआ था, तो काफ़ी टाइम अफेक्ट मतलब हुआ था प्रिपरेशन के लिए। तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि बेहतर है कि आप एक अच्छी जगह पे रहो जहाँ पे ठीक ठाक हो, रहने की सराउंडिंग्स में एरिया सही हो, पार्क थोड़ी वगैरह शांति हो, हो। शांति हो तैयारी के लिए, तो इससे एक मतलब पीस ऑफ माइंड मिलेगा, तो प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा आपके लिए। बस यही था। और मुझे लगता है इसमें ना थोड़ा रहते हैं ना, जब हम यूजुअली बाहर रहते हैं, वो सब रहते हैं, तो हम फास्ट फूड वगैरह बहुत हाँ, खाते हैं, वो वो चीज़ सब थोड़ा जो avoid क्रेविंग जो करना बढ़ती चाहिए। है, यार, मेरी तो तो मुझे hobby थोड़ा स्ट्रीट फूड खाना पसंद है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा साथ के साथ में है ना, थोड़ा अगर नॉर्मल फूड भी खाते रहेंगे ना, तो हमारा लाइफस्टाइल डाइट का ज़्यादा भी ध्यान अच्छा रखना पड़ता रहेगा है, थोड़ा। मतलब ये टेंशन रहती है ना एग्जाम के दिन हम हम्म। बीमार ना पड़ जाए। हाँ। वो बहुत इशू तो रहता है। उसके लिए मतलब आपको थोड़ा सा तो फिजिकल फिटनेस तो ऐड करनी पड़ेगी लाइफ में। और मतलब अपने पीस ऑफ माइंड को कूल और काम करने के लिए योगा मेडिटेशन जैसा बताया विनीत हाँ, ने हाँ। भी, सबका वो सब अपना अपना टूल होता है, करते कोई रहना मेडिटेशन चाहिए, करता है, कोई जनरली योगा वॉक करे, वगैरह। कोई जिम आफ्टर जाए। ऑल जो मतलब है ना इन सब का करने का, वो मेंटल टफनेस डेवलप करने का, जो कि ये अभी तो है। सब जितने भी जो एजुकेशन है अपनी, हाँ। उसमें ये सिखाया नहीं। तो ये ये बात। हमने प्रिपरेशन के थ्रू सोचा कि भाई हमारे को जो प्रॉब्लम करती है ना मेन, एक्चुअली वो मेंटल एबिलिटी है, मेंटली अपन कितना टफ है इस सिचुएशन को फेस करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल तो चैलेंज वो करती है ये आपको। हॉबीज या जो भी अपन डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे वाचिंग मूवीज एंड एक्सेट्रा, तो ये सारी हमारी मेंटल टफनेस और ऊपर से एक बार आपको और ये जो- हार्ड बॉस मिल जाए, ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले फोन करके आपको सुना दे, ठीक है, तो थोड़ी लग जाती है और जो- मुझे इसका लगता है ना कि यूपीएससी भी ये चाहता है चाहता है कि आप मेंटल टफ बनो यहाँ आने से पहले। इसीलिए जो लोग वर्किंग होते हैं ना उनको हाँ। थोड़ा वो लोग हाँ, प्रेफरेंस थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं प्रेफरेंस देते हैं, कि इसको मतलब प्रेशर हैंडल करने की ताकत होगी, तभी जो तो ऑफिस का कर प्रेशर पाया। हैंडल करके वो ऑफिस का प्रिपेयर कर रहा प्रेशर, है। फैमिली भी, कभी भी कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ भी मतलब प्रिपेयर करते रहते हैं, मतलब पर्सनल फैमिली हो, पेरेंटल फैमिली हो, उन हमेशा सबको इंसान देखना। कंफर्ट जोन में जाना चाहता है, वो सोचता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मस्त बैठ के तैयारी करूं, ठीक है, वो ये बहुत कंफर्ट अब- जोन होता है। लेकिन बहुत लोग को लाइफ में सिचुएशन मिल नहीं पाती है, तो वो झेलना पड़ता है कि बट इधर भी डिमोटिवेट नहीं होना, हाँ। बस ये है कि भाई अपने को करना है, और मतलब कि बस करेज करना है, साहस बिल्कुल, करना है आगे बिल्कुल। बढ़ने का। मतलब हाँ, हाँ। 3-4 चीज है, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, करेज है। करेज, सेल्फ बिलीफ, ये 4-5 फैक्टर्स अगर आपके अंदर है, हेल्थ पे आप ध्यान रख रहे हो, प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर रहे हो, तो आई थिंक कोई सा भी यूपीएससी के एग्जाम हो, टाइम देने के साथ साथ हम हार्ड वर्क तो करते ही, हर कोई करता है, तो इजीली निकाल तो सकते हैं कोई मुझे सा भी एग्जाम हो। दादा मेरी- एक चीज़ और समझ में आती है कि बहुत जो लोग बोलते हैं या पूछते भी हैं अभी कि हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, हम उसके बाद में जो मॉक टेस्ट देते हैं उनमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बट जब फाइनल में जाते हैं ना, जब Main टेस्ट exam देने देने। मेन एग्जाम में, तो वहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता है, नर्वस हो जाते कि हैं। नर्वस हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं। तो तुम्हारे साथ में ऐसा कभी हुआ, तुमने 20 का दिया, 21 का एग्जाम दिया, या तुम उस चीज़ के लिए क्या करते थे कि नर्वस ना हो? मतलब यार वो चीज़ एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं ना, तो एक अंदर से बेचैनी रहती थी। मतलब कभी कभी क्या होता था इस बेचैनी में कि मतलब मैंने सही पेपर में क्वेश्चन सॉल्व किया और गोले भरते टाइम पे गलत गोला भर देते थे। तो वो शुरू में जो होता था 19 और 20 का एग्जाम, तो उसमें गलतियां होती थी OMR शीट में, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ और अपने जहाँ हम रहते थे रूम पे, वहीं पे भी इस तरीके का एग्जाम टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते थे। लाइक मुझे 3 घंटे में पेपर देना है, तो घर पे उस तरह का एनवायरनमेंट सेट कर लेते थे, उस प्रेशर को कोशिश करते थे उस सिचुएशंस को डेवलप करने के रूम पे ही। तो वो चीज़ें बहुत हेल्प किया था जब मैंने 21 का अटेम्प्ट दिया था। तो थोड़ा सा बात मेनली आप प्रैक्टिस करते रहो, किसी से डरो मतलब, और जो राधा ने 3C और एक S बताया, इनका फॉलो करो,
सब क्या बात आगे है बढ़ते भाई राधे, रहेंगे। तुमने तो पूरा प्रिपरेशन Success कंक्लूड प्राप्त कर दिया यार। सही है, मतलब काफ़ी वाइड तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना इस प्रिपरेशन को लेके। कंटिन्यू तुमने 3-4 एग्जाम दिए हैं। मैंने तो मुश्किल से पहला बार दिया और उसके बाद जब जॉब में अच्छा मन नहीं लगा तो दूसरी बार दे दिया। मैंने 2 ही दिए, लेकिन तुम्हारा तो काफ़ी तो अच्छा था। तुम्हारे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एग्जाम में तुम गए और एकदम से स्ट्रेसफुल फील हुआ बिल्कुल बिल्कुल हुआ, बिल्कुल कि हुआ। क्वेश्चंस बन नहीं रहे मैं हैं, क्या हो प्रीलिम्स रहा है? का स्टोरी बता रहा हूँ इसी बार का 2021 का। हाँ हाँ चेन्नई में मैं पोस्टेड था, ठीक है, एंड दे आर प्योर तमिलियंस। हिंदी को थोड़ा सा वो हेट करते हैं, ठीक है, मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसे मीडिया में, बट हिंदी उतना लाइक नहीं करते, मैं ये बोलूँगा। तो क्या हुआ था कि एग्ज़ाम के टाइम जो मैनुअल में प्रॉपर लिखा हुआ था यूपीएससी में कि नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर से अलाउड, ठीक है, अच्छा। एंड नॉन डिजिटल जो नॉन स्मार्ट वॉच से वो अलाउड है। तो इसलिए मैं पूरे वो होती ना कांटे वाली घड़ी वो पहन के गया था। वहाँ पे थोड़ी सी मतलब ऐसा चल रहा था, जो चेक करने वाला सिक्योरिटी पर्सन था वो पुलिस का ही था, मतलब तमिलनाडु पुलिस का आदमी था। वो घड़ी खुलवा दिया सबसे, एंड मैं बिना घड़ी के ना कभी ना टेस्ट सीरीज लगाता हूँ, एग्जाम ऑफलाइन भी मतलब- लगाता हूँ तो मैं घड़ी बगल में रखता हूँ, मेरी वही हैबिट है। और वहाँ पे उसने खुलवा दिया। मैं पूछा कि अंदर तो घड़ी होगा, तो बोल रहा है तो अंदर, वो बोला हाँ अंदर मिलेगा। लेकिन जब मैं रूम में पहुँचा, रूम में घड़ी भी नहीं था। तो मैंने बोला कि फिर टाइम पता कैसे चलेगा? तो वो जो इन्विजिलेटर है वो बोल रहा है कि मैं हर घंटे आपको बता दूंगा। ही इज़ एक्टिंग लाइक जस्ट एक नॉर्मल बोर्ड का पेपर है, हर घंटे बता दूंगा वैसे वाला। तो थोड़ा टाइम का मुझे एस्टिमेट हुआ नहीं। और मैं पहले जीएस का पेपर था, मैथ्स से मैंने शुरू किया। और मैथ्स में होता है ना, किसी क्वेश्चन में घुस गए, अगर नहीं बन रहा है तो उसमें घुस ही गए, वही वाला हुआ। 1 घंटा बीत गया और मैंने मात्र 5 क्वेश्चन किए थे, ओ ठीक है। मुझे टाइम का आइडिया ही नहीं लगा और वो सीधे बोला हाँ 1 घंटा हो गया। अब मुझे लगा कि मेरी सारी प्रिपरेशन बर्बाद, खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। कैसे डील किया इस सिचुएशन को? एकदम मैं नर्वस हो गया था, 5 मिनट के लिए फुल ब्लैंक हो गया था कि मैं क्या करूँ। 1 घंटा बीत गया, अब इतने क्वेश्चन करने हैं, 95 क्वेश्चन बचे हुए थे और 2 घंटा टाइम बचा हुआ था। तो फिर मैंने वो अपना ईजी जो पार्ट है हाँ, वो वहाँ से शुरू किया। मैं बोला मैथ्स एप्टी बाहर में जाए, इजी पार्ट शुरू करता हूँ, मैथ्स एप्टी थोड़ा घुसने वाला वो बाद में करूँगा। तो फिर मटेरियल साइंस वगैरह ये सब जीएस वीएस कर लिए। और मैथ्स के जो इजी क्वेश्चन लगे, एप्टी के जो इजी क्वेश्चन वो कर लिए, मेरा टफ छोड़ देते हैं अभी। मतलब ये है कि यूपीएससी का एग्जाम है तो हाँ, उसमें इस तरह की सिचुएशन आ सर्कमस्टांसेस सकती है। आपकी जर्नी में बहुत बार आएगा। और तो वो हमें इनसे डील करने के लिए अपने आप को और जो डील हमारी करना पड़ेगा। प्रिपरेशन है, आप बाद में थोड़ी बोल सकते हो यूपीएससी को लेटर लिख के कि हाँ मुझे ठीक से एग्जाम नहीं देने दिया गया। आपको सिचुएशन जो डील करना है वो भी उसी समय डील क्योंकि करना है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएगी ना। हाँ बिल्कुल तो आएगी। वही है कि anything वहाँ मैं- can happen, will happen। या वहाँ मैं उनको पूरा हिंदी इंग्लिश सब लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि सर अलाउड है। वो समझने को मान नहीं रहे, वो तमिल में बोल रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो ये ऐसी सीख लेनी अनएक्सपेक्टेड चाहिए थी तुमको। चीजें आते रहती है ऐसे लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड और ये एग्जाम के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी लागू होता है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएंगी तो आप उसको डील कैसे करोगे। Right। यही तो एक इंसान की कैपेबिलिटी एबिलिटी है कि हाउ ही इज हैंडलिंग, ही और सी हैंडल्स द अनएक्सपेक्टेड हाँ, सिचुएशंस। चलो फाइनली with यार a cool बहुत mind। बातें हो गई। आई थिंक टाइम भी काफी हो गया। बाय द वे यहाँ मतलब कैसा लग रहा है यार, मतलब सेटअप वगैरह ये सब जो हम जो स्टॉक्स में आज पॉडकास्ट दे रहे हैं, कैसा फील हो रहा है यार? वही तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार अच्छा लगा मुझे भी जो पहली बार हम यहाँ पे आके करते बहुत हैं। ही अच्छा लगा। मतलब हाँ, ऐसे ही इसमें- और लोगों को इनवाइट करते रहना चाहिए कि लोग अपनी जर्नी शेयर कर हाँ सकें। अब तो हम आ गए तो और लोग आते ही और रहेंगे। हाँ, अपन तो फर्स्ट है बस। हाँ अब आई थिंक जर्नी मतलब चालू पहले हो सिविल गई है। सर्विस के लिए बुलाते थे, अभी इंजीनियरिंग सर्विस के लिए बुलाया है। तो इंजीनियरिंग हाँ। सर्विस से रिलेटेड जो काफी नॉर्मल चीजें हैं जो आपस में लोगों को नहीं पता लग पाती, आई थिंक वो इससे पता लग पाएंगी। हाँ, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और हम्म। क्योंकि मतलब एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि यूपीएससी तो इंजीनियरिंग सर्विस कराती है, उसके साथ साथ हर स्टेट भी अपनी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम कराती है। तो मतलब बेसिकली वो जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम्स के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही I also think it agree. is a good initiative and they should continue with it। बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल। लगी ये। चलो ठीक है यार, आज काफी मजा आया, खाना भी काफी खा लिया हमने। काफ़ी अच्छा था जो। हाँ जो भी था बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक यू। जो स्टॉक्स। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जो स्टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जो स्टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और केएसजी आईएएस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख
सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने KSGIS के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। KSGIS का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा है और इसलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीज़ें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियाँ हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।